इमरजेंसी हैंडलिंग तो आयुर्वेद में भी की जाती है, तो फिर एलोपैथी का सहारा क्यों लेना पड़ेगा? अगर आप ये सोचो कि अभी कार्डियक अरेस्ट आ गया और हम आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास ले जाएंगे और वो बिल्कुल उसको ठीक कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसमें भी कोई 10 में से 1-2 केसेस रिवाइव हो जाते हैं, बट फिर भी उसको जाना ही पड़ता है। अगर कोई बीमार पड़ता है, बुखार होता है, तो वो पैरासीटामोल ले लेते हैं। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर आप आयुर्वेद का सहारा लोगे तो जल्दी क्योर हो पाओगे और आपका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। कि अगर आपको फीवर है, आप 1-2-3 दिन मैक्सिमम वेट करो, थोड़ा लंघन करो, कुछ ना कुछ जो डाइटरी चेंजेस है उसको करो, और नॉर्मल जो पानी है उसकी पट्टियाँ रखना शुरू करो। अगर आपका इन्हीं सब चीज़ों से अगर धीरे धीरे करके फीवर नेचुरली कम होने लगता है। बच्चे भी खा रहे हैं गोलियाँ, और बहुत सारी गोलियाँ खा रहे हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कभी कभी, मैम इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। मैंने कहा बच्चा बढ़ रहा है, उसको टाइम दो, उसको एक्सरसाइज पे फोकस करवाओ। बट उनको क्या होता है कि नहीं मैम कोई सप्लीमेंट बता दो, या फिर कोई ऐसी आयुर्वेद में चीज बता दो जिससे ये बच्चा ग्रो कर जाए। आप अपने बच्चे को टाइम नहीं देते, उसको खेलने कूदने नहीं देते हो, उसको स्क्रीन टाइम उसका ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपका फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, आप बच्चे के साथ बाहर कहीं खेलने के लिए नहीं भेज रहे हो या खुद नहीं जा रहे हो, लंबा कैसे जीना है उसका जो पूरा ज्ञान है वो आयुर्वेद में। यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में है तब से लेकर के उसके एंड के टाइम तक का पूरा लाइफस्टाइल, डाइट कैसे रखना और कैसे स्वस्थ रहना है वो है। प्लस अगर कोई डिजीज आ भी गई तो उसको बेटर कैसे करना है उसकी एक पैथी है। पंचकर्मा एक डिटॉक्सिफिकेशन और शरीर से बीमारी को बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा तरीका है। स्लीप साइकिल हमारा कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 7 to 8 आवर्स का मिनिमम जो है WHO भी बोलता है कि हर एक इंसान को लेना चाहिए। अगर आप उसको नहीं लेते हो तो होता क्या है कि आपके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, डिल्यूजन्स होने लग जाते हैं, कंफ्यूजन स्टेट होती है, लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आपको 8 से 10 घंटे अगर आपको बैठना है तो दिन में सिर्फ 2 ही मील लो। ब्रह्मचर्य को अच्छे से रखते हैं, यानी कि अपने धातुओं को संभाल के रखते हैं, तो डेफिनेटली हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे एज कम्पेयर टू अगर हम इसको खराब करते जाएंगे। आपको नेचुरली अपने बॉडी को ट्रीट करने के लिए उसके सोल्यूशन पे काम करना चाहिए कि बिना किसी दवाई के घर पे कैसे ठीक रहा जा सके। हर एक फीमेल को अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। जैसे ही वो 25 क्रॉस करती है, साल में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाए, अपने ब्लड पैरामीटर्स जरूर कराए, जिसमें विटामिन डी, B12 कम नहीं होना चाहिए, अनीमिक फीमेल नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लिवर अच्छा होगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपके एंजाइम्स अच्छे से होंगे तो आपके बॉडी में किसी तरह की कमी नहीं होगी। एक फीमेल अगर वो अपने पूरे प्रेगनेंसी के जर्नी में अगर वो स्ट्रेस्ड है, उसके आसपास हमेशा लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है, तो उस टाइम पे मदर की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है और उसका इफेक्ट उसके बच्चे के ऊपर आता है। तो ऐसे केस में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कभी कभी ऑटिस्टिक भी होते हैं, कभी कभी ADHD होता है, या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। आजकल के टाइम में तो इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल बोल दिया गया है, तो इतना रैपिड ग्रोथ डायबिटीज़ में होने का क्या कारण है? डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण है आपके बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब होना। अगर आपका पाचन अच्छा नहीं है और आपके बॉडी में धातु शून्यता हो गई है तो हम कहते हैं कि इसको डायबिटीज है। देखो शास्त्र तो हमारा यही कहता है, और देखो कोई माने या ना माने, अगर हम इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो लोगों में बदलाव आते हैं। इसीलिए लोग अपनी स्टेटमेंट्स भी देते हैं कि हमने ये चीजें फॉलो करी और हमें अच्छा लगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं BMS MS डॉक्टर गीतिका। डॉक्टर गीतिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, आज हम बात करेंगे, कॉमनली बहुत ज़्यादा डिजीज फैल रहे हैं और लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में जानना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या, क्योंकि जब लोग एक ही सिंगल पैथी से इलाज करवाते हैं और उसी से ही रिजल्ट देखते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा ये इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? देखो, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि लेट्स से कोई एक पेशेंट को बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उस टाइम पे वो सबसे पहले जाएगा इमरजेंसी डॉक्टर के पास के या तो चक्कर आ गए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे बेहोश हो गए। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ मेडिकेशंस उनको दे करके मैनेज करते हैं और फिर घर भेज देते हैं दवाई देके। पर लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो हमें उसे क्यूरेटिव फेज की तरफ लेके जाना चाहिए। तो अगर स्टार्टिंग में ही अगर हम इसको किसी ऐसी पैथी के साथ इंटीग्रेट करके अगर ट्रीटमेंट करते हैं
तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही मेडिकेशन लॉन्ग टर्म ना लेनी पड़े, और एटलीस्ट जो उसका कॉज है अगर हम उसके ऊपर काम करके आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसीलिए जो इंटीग्रेटेड वे है, मैं ये नहीं कहती कि एलोपैथी हमें नहीं खानी चाहिए, इमरजेंसी में जरूर खानी चाहिए, और कभी कभी कुछ टाइम के लिए उसे कंटिन्यू करना भी पड़ता है, पर उसके कॉज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बीपी आएगा, फिर शुगर आएगा, फिर कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं या रीनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो हम इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। तो बेटर पहले दिन ही अगर कोई प्रॉब्लम पता चलती है तो एक वे जरूर देखना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने को क्यूरेटिव फेज में लेके आना है। मैम, कई लोग इसमें ये भी जिक्र करते हैं कि जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है वो कामयाब कम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे बहुत टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, और मैं अगर बात करूं डिजीजेस की, तो आज से अगर 10 साल पहले का डेटा उठाया जाए डिजीजेस का, तो अगर कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट भी ले रहा है तो वो आज भी बीमार ही है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। और नॉर्मली किसी भी डिजीज को लेकर के जिंदगी भर गोली खाना कोई एक ऑप्शन नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ उसमें चेंज करना ही पड़ता है। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो ट्रीटमेंट है, जो हमारा प्रोटोकॉल्स हैं, अगर हम इंटीग्रेटेड वे के थ्रू अगर हम चलते हैं तो हमें रिजल्ट ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। जी, इमरजेंसी हैंडलिंग तो आयुर्वेद में भी की जाती है, तो फिर एलोपैथी का सहारा क्यों लेना पड़ेगा? देखो, हर एक पैथी के ना अपने अपने लिमिटेशंस हैं। अगर आप ये सोचो कि अभी कार्डियक अरेस्ट आ गया और हम आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास ले जाएंगे और वो बिल्कुल उसको ठीक कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसमें भी कोई 10 में से 1-2 केसेस रिवाइव हो जाते हैं, बट फिर भी उसको जाना ही पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है जो लोग फैलाते हैं कि भाई अब इमरजेंसी है, आ जाओ और ट्रीट करा लो। नहीं, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन में आपको एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, जब वहां पे आप स्टेबल हो जाओ, उसके बाद घर आओ, फिर आप धीरे धीरे करके जो भी पैथी आपको सूट करती है या जो आपके फैमिली डॉक्टर है उनके साथ डिस्कस करो और उसको क्यूरेटिव फेज की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर कोई बीमार पड़ता है, बुखार होता है, तो वो पैरासीटामोल ले लेते हैं या फिर कोई भी सेल्फ मेडिकेशंस ले लेते हैं और उससे ठीक होने की कोशिश करते हैं। मगर एक तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर आप आयुर्वेद का सहारा लोगे तो जल्दी क्योर हो पाओगे और आपका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। क्या ये भी सही है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी टॉपिक के ऊपर कुछ आयुर्वेदिक फिजिशियंस भी ये कहते हैं कि नहीं, आपको पैरासीटामोल नहीं खानी चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, आयुर्वेदिक फिजिशियन ही कहते हैं कि नहीं, पैरासीटामोल आपको ले लेनी चाहिए। बट अगर मैं अपनी प्रैक्टिस का ओपिनियन दूं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि वो फीवर यानी कि जो ज्वर है वो कैसा ज्वर है, वो नव ज्वर है, जीर्ण है या कैसा है, वो पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। और नॉर्मली अगर किसी को अगर फीवर आया है, कोई वायरल फीवर है या बैक्टीरियल फीवर है या कोई भी फीवर है, तो वो आपको 7 से 8 दिन मिनिमम लेगा ही, वो चलेगा ही चलेगा, चाहे आप पैरासीटामोल ही क्यों ना ले लो। बट कभी कभी किसी कंडीशन में जो डॉक्टर्स पैरासीटामोल एडवाइस करते हैं लेने के लिए, वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते। या तो वो अंधा विश्वास कर लेंगे या बिल्कुल ही विश्वास नहीं करेंगे। ये जो अंधा विश्वास है ना, ये बड़ा नुकसानदायक है। होता क्या है, लोगों को 10-10, 15-15 दिन फीवर रहता है, 102 फीवर रहता है, वो कुछ ना कुछ कोई घर के नुस्खे ऐसा करते रहते हैं, और होता क्या है कि एक दिन जाकर के फिर उनको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता है। तो मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि अगर आपको फीवर है, आप 1-2-3 दिन मैक्सिमम वेट करो, थोड़ा लंघन करो, कुछ ना कुछ जो डाइटरी चेंजेस है उसको करो, और नॉर्मल जो पानी है उसकी पट्टियां रखना शुरू करो। अगर आपका इन्हीं सब चीजों से अगर धीरे धीरे करके फीवर नेचुरली कम होने लगता है फिर तो ठीक है। नहीं होने लगता है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस करवाओ, टेस्ट कराओ कि आपको कौन सा फीवर है, आपको वायरल फीवर है या फिर कोई इन्फेक्शन अंदर और कोई बढ़ गया है या टाइफाइड है या मलेरिया है या प्लेटलेट डाउन हो गए हैं, फिर आगे आपको प्रोसीड करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही आंखें बंद करके चलोगे, और फिर कभी कभी बच्चों में भी ऐसा होता है, घर वाले कहते हैं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, एक दिन पता चलता है कि बड़ा तेज फीवर हो गया, दिमाग में चढ़ गया, फिर प्रॉब्लम्स आती है। तो कोई भी चीज के लिए मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना, 2-3 दिन 4 दिन ऑब्जर्व करो, अगर अच्छा होता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको तुरंत इन्वेस्टिगेशन फेज में जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेट करके कॉज देखो और कॉज के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ऑप्ट करो। और ट्रीटमेंट में भी अगर हम ये बोलें कि कुछ में हम आयुर्वेदी देकर के 100% हम क्योर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ फीवर्स में हमें कहीं ना कहीं एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है, कुछ टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, क्योंकि एक टेम्परेचर के ऊपर भी अगर फीवर चला जाए तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक बार इमरजेंसी को ट्रीट कर लो, फिर आप नॉर्मल चल सकते हो।
बट कई लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल भी अदर पैथीज पे ट्रस्ट नहीं करते और पहले दिन ही फीवर आया नहीं और सीधा डोलो 650 तो सबके मुंह पे चढ़ी हुई है तो वो तुरंत ले लेते हैं। मैम तो अगर जो दवाइयां वो खा रहे हैं वो यहाँ पे बिक रही हैं, वेस्टर्न जहाँ से बनी है वहां पे बैन है। वो बिल्कुल बैन है। देखो मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं जो फॉरेन में रहते हैं, वो मुझे एक बात बोलते हैं कि हम तो यहीं से ही दवाइयां पैक करके लेके जाते हैं क्योंकि वहां पे अगर हमें बुखार हो जाए हम हॉस्पिटल में लेट जाएंगे बुरे हाल से, पर हमें कोई देखने नहीं आएगा, हमें कोई पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक बार विजिट पे दिखाते हैं और अगर उनको फीवर है तो बोलते हैं 8 दिन के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वार्म वाटर लो, क्लीनिंग का ध्यान रखो, हाइजीन मेंटेन रखो और इसी पे ही चलने के लिए बोलते हैं। तो हमारे ही कंट्री में है क्या कि हमें जरा सी प्रॉब्लम होती है तुरंत हम लोग भागते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को काम करने देना चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि आप उसके सिम्टम्स को इग्नोर करो। जैसे कईयों को डायरिया हो गया तो कई लोग डायरिया के चक्कर में 5-5, 6-6 दिन निकाल देते हैं, फिर डिहाइड्रेशन होती है, फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, फिर वो ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई हमें तो गलत सलाह दे दी। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि किस डिजीज में कितने टाइम तक आप वेट कर सकते हो और कब आपको तुरंत इमरजेंसी की तरफ प्रोसीड करना चाहिए, और वहां से स्टेबल होने के बाद भी आपकी बॉडी में जो इफेक्ट आए हैं उसको कैसे आप ठीक करोगे उस पर फोकस करना चाहिए। मैम जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से डिजीजेस को ट्रीट किया जाता है और कितना जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है? देखो इंटीग्रेटेड आप हर एक डिजीज के साथ ले सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी को शुगर हो गया लेट्स से, और उसका एज क्या है, ठीक है, उसका टाइप क्या है, कौन सी डायबिटीज है आपको, टाइप 1 है, टाइप 2 है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है जी। अब देखो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब भी देखो बहुत ज्यादा शुगर हाई होगी तो ऑब्वियसली पेशेंट को बड़े सिम्टम्स आते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना या फिर बार बार भूख लगना, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं एकदम शुगर डाउन होने पे। तो ये सिम्टम्स को हमें कभी कभी पहले कवर करना पड़ता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एलोपैथी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें और साइड बाय साइड आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जो भी पेशेंट को सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली उसको चलाना चाहिए। और धीरे धीरे करके जैसे उसकी बॉडी सिस्टम में आती है फिर उसके साथ डाइट, लाइफस्टाइल, उसको योगा, मेडिटेशन, ये सबको इंक्लूड करके अपने बॉडी को एक रिकवरी फेज में लेकर के आना चाहिए। अगर वो इसको नहीं लेके आता है और सिर्फ एक ही चीज में डिपेंडेंट होता है तो देखो मेरे को तो इतने साल प्रैक्टिस करते हो ही गए हैं, जो लोग गोली खा रहे हैं वो गोली खा ही रहे हैं, किसी की बंद नहीं होती, और अगर किसी की बंद होती भी है तो वो एक ही तरीके से होती है कि या तो वो कोई आयुर्वेदिक कोई ट्रीटमेंट ले रहा है या होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहा है या वो डाइट, लाइफस्टाइल, इन चीजों से खुद को मैनेज कर पा रहा है, और ये सारे डिसऑर्डर्स मैनेजेबल ही होते हैं। एंड उसको हम मैनेज करते हुए चलेंगे तो अगर एक हाई डोज ले रहे हो, हाई डोज से कम डोज लेना इज बेटर, मतलब केमिकल आप ज्यादा ले रहे हो और कम ले रहे हो उसमें बहुत फर्क पड़ता है जी। तो जितना कम से कम केमिकल आप ले वो आपके लिए अच्छा है। और डिजीजेस कैसी, जैसे बीपी है, शुगर है, या आपको थायराइड का कोई इशू है, या फिर अगर आप किडनी की किसी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हो, या आपको इनफर्टिलिटी है, इंटीग्रेटेड अप्रोच से इलाज करवाएंगे तो क्या उनकी जो दवाई है वो टेपर डाउन होती रहेगी? एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सारा कुछ ठीक कर कर अपनी दवाइयां बंद कर सकेंगे? डेफिनेटली। देखो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको, अब आप ये देखो किसी को 20 साल से अगर कोई बीपी शुगर की गोलियां खा रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल दवाइयां छूट जाएंगी? कुछ लोगों की छूट भी जाती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत मिनिमल डोज के साथ भी उनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चलती है जी। बट एक ही तरीका है, आपको डाइट, लाइफस्टाइल, योग, मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है अपने आप को बचाने का जी। अगर आप चाहे एलोपैथी ट्रीटमेंट भी ले रहे हो तो भी आपको इन चीजों पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है बड़ी बीमारियों के जंजाल में फंसते ही जाओगे और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे हमारा सॉइल ये भी पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, राइट, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग नाइट जॉब्स करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के अंदर 12-12 घंटे की शिफ्ट्स होती है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप कहीं से बच नहीं सकते। एक ही तरीके से बच सकते हो, वो ये कि आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करो, अपनी डाइट लाइफस्टाइल को मैनेज करो, तो जाकर के हम सोच सकते हैं कि हमारी कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी अच्छी हो जाए, या हम एटलीस्ट गोलियां जो हमें जो लोग 50-60 साल की उम्र में शुरू करते थे आजकल 30 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, तो एटलीस्ट हम उससे बच सकते हैं। बच्चे भी खा रहे हैं गोलियां, और बहुत सारी गोलियां खा रहे हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कभी कभी, मैम इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। मैंने कहा बच्चा बढ़ रहा है, उसको टाइम दो, उसको एक्सरसाइज पे फोकस करवाओ, बट उनको क्या होता है कि नहीं मैम कोई सप्लीमेंट बता दो या फिर कोई ऐसी आयुर्वेद में चीज बता दो जिससे ये बच्चा ग्रो कर जाए।
जी आप अपने बच्चे को टाइम नहीं देते, उसको खेलने कूदने नहीं देते हो, उसको स्क्रीन टाइम उसका ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, आपका फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, आप बच्चे के साथ बाहर कहीं उसको खेलने के लिए नहीं भेज रहे हो या खुद नहीं जा रहे हो, क्योंकि आजकल देखो घरों में एक एक दो दो बच्चे ही होते हैं, उसमें से भी अगर एक बच्चा है तो वो किसके साथ खेलेगा, और उसमें भी आजकल आसपास का माहौल ऐसा है कि बच्चे भेजने के लिए भी कहीं पे जो पेरेंट्स है बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस होते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर होता क्या है, बच्चा आजकल घर में ज्यादा रहता है और उसमें फिर स्क्रीन टाइम बढ़ता है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना, और इसीलिए आजकल बच्चे जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। नहीं तो पहले टाइम में कौन बच्चा डिप्रेशन में जाता था, आजकल तो 5 साल के बच्चे को डिप्रेशन हो रखा है जी। तो ये सारी चीजें तो हमें हर एक फेज को देखना पड़ेगा और एक प्रॉपर इसकी काउंसलिंग और गाइडलाइंस के साथ चलना चाहिए। अगर हम ये सोचे कि बच्चे को भी दवाइयों के साथ ही बड़ा करो तो फिर आप देख सकते हो कि हमारा भविष्य क्या होगा। जी मैम, जैसे कि अब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से आगे आते हैं, आयुर्वेद के ऊपर बात करते हैं, तो आयुर्वेद में कई सारी टर्म्स हैं, जैसे पंचकर्मा भी एक पार्ट है, तो पंचकर्मा के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये पंचकर्मा है क्या और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे ये बीमारी को क्योर करने में सहायक है? देखो, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि हर एक पैथी की ना अपनी अपनी एक अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलोपैथी की बात करूँ तो एलोपैथी एक ऐसा मतलब एक हमें प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर किसी भी तरह की इमरजेंसी से आप पेशेंट को ना उसकी जान बचा सकते हो इमरजेंसी कंडीशन में। और ठीक है, कई जगह पे हम स्टेबलाइज भी कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो लंबा कैसे जीना है उसका जो पूरा ज्ञान है वो आयुर्वेद में, यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में है तब से लेकर के उसके एंड के टाइम तक का पूरा लाइफस्टाइल, डाइट कैसे रखना और कैसे स्वस्थ रहना है वो है जी। प्लस अगर कोई डिजीज आ भी गई तो उसको बेटर कैसे करना है उसकी एक पैथी है। तो एलोपैथी में नॉर्मली क्या होता है, हम ओरल मेडिकेशंस लेते हैं या फिर इंजेक्टेबल्स लेते हैं या हमें फाइनली कोई सर्जरी या कोई इस तरह का थेरेपीज करनी पड़ती है। आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद में बेसिकली हम लोग मेडिसिन से तो ट्रीटमेंट करते ही हैं पर मेडिसिन के साथ साथ डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, योग, इन सबको भी इंक्लूड करते हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है वो है पंचकर्मा। अब पंचकर्मा को एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है। अगर मैं कहूँ कि एलोपैथी में सर्जरीज एक बेस्ट ट्रीटमेंट मानते हैं कि भाई इससे तो ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, तो आयुर्वेद में भी पंचकर्मा को कहीं ना कहीं उसके लेवल तक हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर हम इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करके हम कोई चीज को बाहर नहीं निकाल सकते या उसी से ही निकल सकता है, तो पंचकर्मा एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर हम अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को, हमारे जो गंदगी है उसको कोष्ठ में यानी कि हमारे पेट में ला करके हम उसको बॉडी से बाहर फेंक सकते हैं। यानी कि पंचकर्मा एक डिटॉक्सिफिकेशन और शरीर से बीमारी को बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा तरीका है जी। दूसरा, जब हम पंचकर्मा करते हैं तो बॉडी में जो मेडिकेटेड ऑयल्स हैं या घी है या क्वाथ है या दूध या लस्सी के थ्रू जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो वो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट डालते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एक हीलिंग प्रॉपर्टी की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि उन सबके साथ हर्ब्स इंक्लूडेड होती हैं और अलग अलग डिजीज वाइज हम अलग अलग तरह की मेडिकेशन प्रिपेयर करके जब पेशेंट में इंसर्ट करते हैं तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी को हमें लॉन्ग लाइफ देनी है या हमें अच्छा लाइफ देना है तो उसके लिए रसायन ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा जबरदस्त काम करता है जो कि इस पंचकर्मा के साथ ही रहता है। तो पंचकर्मा, वैसे तो 5 कर्म ही इसमें बोले गए हैं बट और भी बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक थेरेपीज हैं अपार्ट फ्रॉम पंचकर्मा जो कि बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करता है। पंचकर्मा में नॉर्मली वमन, विरेचन, नस्य, आपका रक्त मोक्षण और बस्ती ये सब आता है, राइट। तो इनके थ्रू ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं बट इन ट्रीटमेंट्स को करने से भी पहले पूर्व कर्म होते हैं जिसमें स्नेहन होता है, स्वेदन होता है या हम दीपन पाचन जो है पेशेंट्स का कराते हैं कुछ मेडिकेशंस देके। और जब ये ट्रीटमेंट हो भी जाता है तो उसके बाद भी अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे संसर्जन कर्म पेशेंट को फॉलो कराते हैं, तो एक थोड़ा सा लंबा रिजीम होता है बट इससे पेशेंट का डिटॉक्स हो जाता है। तो अलग अलग डिजीज वाइज, जैसे अगर किसी को बीपी ठीक करना है या किसी को डायबिटीज का इशू है या किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अलग से हर्ब्स प्रिपेयर की जाती हैं जिसको जब हम पंचकर्मा के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं तो वैसी हीलिंग बॉडी में होती रहती है जी। और यही नहीं, अगर मैं और जैसे सिर्फ पंचकर्मा ही नहीं, अगर मैं और प्रोसीजर्स की बात करूं, जैसे
अगर मैं सुश्रुत की बात करूं तो वो अग्नि कर्म के बारे में बात करते हैं, वो रक्त मोक्षण के बारे में बात करते हैं। तो ये भी ऐसे कर्म है जो कि इमीडिएट आपको इफेक्ट देते हैं, जैसे शियाटिका में, या फिर अगर कोई स्लिप डिस्क का कोई इशू है, तो ऐसे केसेस में जिसमें लोगों को लॉन्ग टर्म जो है पेन किलर्स खाने पड़ते हैं, मॉर्फिन के पैचेस भी कभी कभी सीवियर पेन में लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हम अग्निकर्म पेशेंट को करते हैं तो बड़े अच्छे उसमें रिजल्ट्स आते हैं। मतलब पेन किलर का काम करते हैं बेसिकली वो। हाँ, मतलब ये जो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं, हमें ये नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ आपको पेन किलर ही खाना पड़ेगा, नहीं। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं या कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें ये प्रोसीजर्स को यूज करके आप अपनी जो पेन है उसको कम कर सकते हो। यानी कि आपको केमिकल खाना नहीं पड़ा, आपने एक छोटा सा प्रोसीजर कराया और आपका जो पेन है वो रिलीव हो गया। मैम, पंचकर्मा जैसे कई सारे लोग हमारे कमेंट करते हैं कि पंचकर्मा करवाने से पहले उनको एक तो लो डाइट पे रख दिया जाता है कि आप ज्यादा भारी फूड ना खाएं, उसमें कम फूड खाने की भी बात करी जाती है, और कई लोग बोलते हैं कि घी का भी वो कराया जाता है कि घी लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब भी हमें किसी घर में शिफ्ट करना है, एक सिंपल से लेते हैं कि हमें घर में शिफ्ट करना है, तो हम क्या उसमें फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम घर की सफाई करवाएंगे, कहीं टूट फूट है तो हम उसको ठीक करवाएंगे, उसमें कोई हवन करवाएंगे, फिर हम वहां जाकर के हम लोग शिफ्ट करते हैं और हम रहना शुरू करते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह की अगर कोई बीमारी है तो सबसे पहले तो उस बीमारी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, उसको बेटर करना पड़ेगा, फिर जाकर के हमें पंचकर्मा जो है करवाना पड़ता है, जिसमें मैंने आपको बताया था पंचकर्मा से पहले हम स्नेहन स्वेदन या फिर हम दीपन पाचन करते हैं। इससे होता क्या है, जो एग्रेवेटेड जो दोषाज हैं वो धीरे धीरे करके कम होते हैं, और फिर हम उसको जब हम पंचकर्मा हम करते हैं, जैसे अगर हमने वमन विरेचन कराना है उससे पहले घी पिलाया जाता है 4 से 5 दिन के लिए। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कितना पिलाना है क्या है। तो वो घी क्या करेगा, आपके पूरे स्रोतसों में जाकर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी बड़े हुए दोष हैं, उन्हें इकट्ठा करके आपके कोष्ठ में ले आता है। और फिर वहां से जो है जब हम वमन करते हैं, विरेचन कराते हैं, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और ये डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में जब करवाया जाता है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स ट्रीट करे हैं जिसमें किसी को सोरियासिस की प्रॉब्लम है, या और कोई स्किन का डिजीज है, या फिर अगर इनफर्टिलिटी में स्पेशली मैं 15 दिन का प्रोटोकॉल जरूर फॉलो कराती हूँ कपल को, जिसके अंदर हम पूरा 15 डेज डिटॉक्स करते हैं पेशेंट को। इसी तरीके से अगर किसी को लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कई लोगों को फैटी लिवर बार बार होता है, प्रोस्टेट के इश्यूज होते हैं, या फिर अगर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर किसी का स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर किडनी फेलियर में अगर पेशेंट चला गया है, तो ऐसे केसेस में भी हम डिटॉक्स करवाते हैं ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवरी करे। क्योंकि देखो, रिवर्सल इज बेटर। मतलब मैं कहती हूँ अगर आप स्टेज 4 में हो, स्टेज 4 में से 3 फिर भी बेटर है जी, राइट। तो अगर 4 से 3 भी आ गया तो हमारे लिए तो एक विन विन सिचुएशन हो गई ना। अदरवाइज तो वो 4 से 5 और फिर ट्रांसप्लांट की तरफ तो जा ही रहा था जी। तो अगर हमने उसको बचा लिया, या एटलीस्ट उसी जगह पर अगर उसको मेंटेन भी करके रख लिया, तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है जी। कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिन्हें हम घर पर ही कर सकते हैं और लोगों के लिए सेफ हों वो? देखो, कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे अगर किसी को साइनोसाइटिस है या फिर ड्राइनेस होती है नोज में, तो उसमें हम कॉमनली प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप गाय का देसी घी नाक में डालिए, ठीक है। या फिर अगर 1 से 2 बूंद आप उसको थोड़ा गुनगुना करके आप नाक में डाल सकते हो, और पहले हल्का सा मसाज कर लो, स्टीम कर लो, उसके बाद डालो, तो आप उसको यूज कर सकते हो। कई लोगों का ना पंचकर्मा को लेकर सवाल होता है कि हमें साल में कब कब पंचकर्मा करवानी चाहिए ताकि हमारा शरीर डिटॉक्स रहे। पंचकर्मा बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आप साल में 2 बार डिटॉक्स करवाओ। पंचकर्मा की बात नहीं कर रही। पंचकर्मा में 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, आपका नस्य, बस्ती और रक्त मोक्षण, राइट। अब वमन विरेचन क्या होता है? वमन है थेरेप्यूटिक वॉमिटिंग, हम लोग कराते हैं डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में। अगर मैं वमन की बात करूं तो ये आपका बसंत ऋतु के अंदर हम कॉमनली पेशेंट को करवाते हैं। इसके अंदर अगर आप किसी भी पेशेंट को अगर वमन कराते हो तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जी। ऐसे ही अभी वर्षा ऋतु चल रही है, राइट, अभी स्टार्ट हो जाएगी अभी जुलाई में, तो अब इस टाइम के ऊपर आपको बस्ती कर्म करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपने देखा होगा लोगों को बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, जो एस्थमा के पेशेंट है वो अब से उनका प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, राइट, वात बड़ी होती है इस टाइम पे। इसी तरीके से जब आपका शरद का जब टाइम आता है तो उस टाइम के ऊपर आपको विरेचन करवाना चाहिए।
तो अलग अलग सीजन के हिसाब से आपको पंचकर्मा कराना चाहिए। अब इसके साथ रक्त मोक्षण है, अगर किसी को वेरिकोज वेन्स हैं या फिर बॉडी में किसी तरह का कोई लंप है या कहीं आपको किसी भी तरह की ब्लड रिलेटेड कोई इम्प्योरिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में रक्त मोक्षण बहुत अच्छा रहता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके नस्य की, तो नस्य तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे आप करा सकते हो, बट अलग अलग डिजीज वाइज नस्य भी बदल जाता है। जैसे हम मॉर्निंग के टाइम में नस्य पेशेंट्स को प्रेफर करते हैं कि आप तब आइए, तब आप करवा के जाइए। नॉर्मली नस्य को कहा जाता है कि भाई नाक की प्रॉब्लम है तो ही करवाओ, नहीं ऐसा नहीं है। जो आयुर्वेद में एक चीज बोली गई है वो है नासा ही शीर्षो द्वारम, मतलब नाक ही, मतलब आपके जो सर का एक रास्ता है, मतलब वहां से आप एक द्वार बनता है आपके मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए। अब क्या है कि जब भी आप कोई भी मेडिकेशन यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करोगे, थोड़ा सा मसाज करके, स्टीम करके, यहाँ पे थोड़ा वेजोडाइलेटेशन होती है, तो होता क्या है कि वो हर्ब्स जो हैं फटाफट ब्लड वेसल्स में जाकर के आपके ब्रेन तक डायरेक्टली पहुंच जाती है। तो उससे होता क्या है, बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, या फिर अगर आपको पीसीओडी भी है, पीएमओएस भी है अगर आपको, तो इन सारे केसेस में, इनफैक्ट पैरालिसिस के अंदर कई लोगों को स्ट्रोक के बाद रिकवरी करनी होती है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपका नस्य कर्म बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज हमारी नर्व्स के थ्रू है और नर्व्स को कंट्रोल करेगा हमारा ब्रेन, और ब्रेन तक मेडिसिन पहुंचाने का रास्ता है हमारा नोज। तो नस्य कर्म हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन सब तरह की डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। तो नस्य हो गया या फिर हमें बस्ती हो गई, तो ये अलग अलग सीजन वाइज तो हमें डेफिनेटली कराना चाहिए। बट अगर मैं कहूँ कि आपको हर टाइम नहीं है, तो साल में एक बार 15 से 20 दिन का अपना एक डिटॉक्स जरूर करवाना चाहिए। और कई लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होती है या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, तो वो साल में 2 बार भी करवा सकता है। बट कोशिश ये है कि कम से कम साल में 1 बार करवाओ, और एटलीस्ट जब आप 30-35 की एज आप क्रॉस करते हो, तो साल में 1 बार आपको जरूर करवाना चाहिए। जी मैम, जब हम बात करते हैं माइग्रेन की, तो माइग्रेन में अगर किसी को नस्य करना हो तो वो कौन सा तेल इस्तेमाल कर सकता है जिससे उनको फायदा हो? मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं जो कि माइग्रेन का डायग्नोसिस लेकर के आते हैं, बट उनको प्रॉब्लम होती है सीवियर गैस्ट्राइटिस की, और जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो माइग्रेन अपने आप ठीक होता है। कई लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, बट उस पर ध्यान नहीं देते, और होता क्या है, माइग्रेन का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, बट जब उनका ट्रीटमेंट चेंज किया जाता है तो जो है फिर हम उसको जो है माइग्रेन जो है वो मतलब गायब भी हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें माइग्रेन ही था। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम माइग्रेन वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, अच्छी स्लीप लेना, ये सारी चीजें माइग्रेन वाले पेशेंट को, जो प्योर माइग्रेन केस है और कोई उसको एसोसिएटेड और कोई सिम्टम नहीं है और डेफिनेटली यही डायग्नोसिस है, तो उसको ये जरूर करना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है ये, और ये कैसे डिफाइन की जाती है इसे? हमारा जो पूरा प्रकृति है वो सूरज के अराउंड चलता है, राइट। जैसे ही सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त होगा, उसके साथ ही हमारे जो बॉडी है वो काम करती है। आपने देखा होगा जो जंगली जानवर होते हैं, मैं भी यहाँ शहरों की बात नहीं कर रही, जो जंगली जानवर होते हैं वो सूरज उगने के साथ ही उठते हैं और उसके साथ ही अस्त होने के साथ ही सो जाते हैं, और उसी के बीच में जो उन्हें खाना पीना होता है वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बट हम क्या करते हैं कि जब तक तो हम बच्चे होते हैं तब तक हमारी मदर हमारा ध्यान रखती है, और सुबह उठने से लेके सोने तक भी ध्यान रहता है कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ब्रश करना है, कब क्या खाना है, वो सब हमारा फिक्स्ड होता है। तो आपने देखा होगा नॉर्मली जो बच्चे हैं वो 12-13 साल तक हेल्दी रहते हैं जी, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है जब वो अपनी टीनेज में आना शुरू करता है, क्योंकि टीनेज में बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, पार्टीज करना, फ्रेंड्स के साथ जाना, बाहर का जंक खाना, और उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो ऐसे केसेस में बड़े सारे बदलाव आते हैं। तो धीरे धीरे करके बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है और फिर वो डिजीज हमारे बॉडी में आनी शुरू हो जाती है, और आसपास का पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, ये एक और भी फैक्टर है। तो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो बेसिकली सूरज के उगने से और जो आपका सूरज है वो जब अस्त होता है उसके साथ चलती है। अब हमारे बॉडी कैसे काम करती है इसके साथ, जब भी हमारी जब सन की रेज हमारे बॉडी पे पड़ती हैं, तो होता क्या है, हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। अब वो कॉर्टिसोल्स क्या करेंगे, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं कि अब सुबह हो गई है, अब काम करना शुरू करो, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है।
और आयुर्वेद भी कहता है कि मॉर्निंग के टाइम पे हमारा कफ बढ़ा हुआ होता है और दोपहर में पित्त और शाम होते होते हमारा वात जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं मॉडर्न साइंस की बात करूं तो उसके अंदर कॉर्टिसोल जब सुबह सुबह सूरज की रोशनी बढ़ने से जब हमारे बॉडी में बढ़ता है तो हमारे बॉडी के फंक्शन स्टार्ट होते हैं। इसलिए सुबह उठ के कई लोगों को भूख लगती है, लोग पेट साफ करने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी स्टार्ट करती है। पर जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया लोग बड़े होते हैं, एज जैसे ऐसे होती है तो हम इग्नोर करते हैं इसको। और होता क्या है, रात के 2 बजे तक नहीं सो रहे, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हैं, कई लोग तो मैंने देखा है 12-12 बजे सो के उठते हैं जी। तो ऐसे केस में होगा क्या हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल्स बढ़ेंगे? नहीं। आप जितने भी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के लोग हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनके आप कॉर्टिसोल्स लेवल चेक करवा लो, वो सारे ही बिगड़े हुए मिलेंगे। आजकल नींद नहीं पूरी होती, स्लीप साइकिल हमारा कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 7 to 8 आवर्स का मिनिमम जो है WHO भी बोलता है कि हर एक इंसान को लेना चाहिए। अगर आप उसको नहीं लेते हो तो होता क्या है कि आपके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, डिल्यूजन्स होने लग जाते हैं, कंफ्यूजन स्टेट होती है, लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। आपने देखा होगा जब एग्जाम होता है, जो बच्चे 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं और बड़े स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो फिर पेपर में भी कुछ नहीं लिख पाते, क्योंकि एकदम से स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो बॉडी में एक्टिवेट होते हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, आपका रूटीन ही ऐसा है, तो आपने अपने ब्रेन को कितना स्ट्रेस कर दिया होगा। तो अगर आपको रेस्ट ही नहीं मिल रहा तो सारा काम तो ब्रेन ने करना है। फिर आप दोष देते हो कि मैं तो सब कर रहा हूँ या मैं तो सब कर रही हूँ, पर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम ये है। इसी तरीके से हमारे डाइजेशन इसी की वजह से इम्पैक्ट करती है। लोगों को लगता है हम तो सुबह उठते पेट साफ हो जाता है। अब तुम्हारा पेट कभी 10 बजे साफ हो रहा है, कभी 11 बजे हो रहा है, कभी सुबह सुबह 6 बजे ही हो रहा है। तो तुम्हारी बॉडी को तो पता नहीं है ना कब क्या होना चाहिए। तो जिनका ये टाइम भी वेरिएशन है, या फिर सुबह मॉर्निंग में फ्रेश हुए तो भी ढंग से फ्रेश नहीं हुए, कई लोगों को फ्रेश होना क्या होता है वो ही नहीं पता होता। तो ऐसे भी केसेस है बहुत सारे। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि मैम हमारा रोज पेट साफ हो रहा है, आप मुझे पेट साफ होने की दवाई मत देना। मैं उनको देती हूँ और थोड़े टाइम के बाद जब उनकी डिजीज बेटर होने लगती है ना कि भाई नहीं अभी तो ठीक हो रहा है, तब उन्हें पता चलता है कि ये क्यों दिया गया है, राइट। तो इसीलिए पेशेंट टू पेशेंट जो है हमें उसका बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट करना बहुत जरूरी होता है। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन होता है कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, कितना टाइम आपका स्क्रीन टाइम है, कितना टाइम आप सोते हो। ये क्वेश्चंस मेरे बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि पहले मुझे इसे ही करेक्ट करना है। अदरवाइज मैं पेशेंट को बहुत क्लियर बोलती हूँ कि भाई अगर आप ये नहीं फॉलो कर सकते तो या तो मेरे से इलाज ही मत कराओ, या फिर आप जो है इसको फॉलो करना एटलीस्ट 5-10% शुरू करो, धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे थे, उससे कुछ गलत होना इज बेटर। फॉलो करोगे तो असर देखने को मिलेगा, असर होगा। आप डॉक्टर पे कब तक डिपेंडेंट रहोगे, राइट। आप ये थोड़ा है कि आप बस आते रहो डॉक्टर के पास। एक जनरलाइज्ड दिनचर्या के बारे में बता दीजिए कि अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो हमारे को असर दिखेगा और हमारी बीमारियां थोड़ी बहुत फर्क देखने को मिलेगा बीमारियों में। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं रूटीन की बात करूं तो सबसे पहले जैसे ही सूरज उगता है उसके साथ आपको उठ जाना चाहिए, और कोशिश करो उससे 15-20 मिनट पहले ही उठो जी। नॉर्मली 6-6:30 के अराउंड आपका सूर्य उदय होता है। आपको उठ के सबसे पहले आपको ब्रश करना चाहिए, आपको गार्गल्स करनी चाहिए, और उसके बाद जो है आपको फ्रेश एयर में जाके प्राणायाम या 15-20 मिनट का आपको योग करना चाहिए। अगर आप स्टार्टर हो तो सबसे पहले तो आप पद्मासन में बैठना शुरू करो, क्योंकि आजकल लोग चेयर्स पे बैठते हैं, टॉयलेट सीट्स भी जो है वेस्टर्न यूज करते हैं। तो उससे होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करो जमीन पे बैठने की, उसमें आप चौकड़ी मार के बैठना शुरू करो। और आजकल मैंने देखा है वज्रासन का भी जिक्र होता है मैम, वही मैं आपको बता रही हूँ। पद्मासन करो, वज्रासन करो, राइट। मंडूक आसन आप कर सकते हो, ये आपके बेली फैट के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। आपको पता चलता है कि आप जो है झुक भी पा रहे हो कि नहीं, तो आपको अपनी एक असलियत पता चलती है कि आप कितने पानी में हो। और वज्रासन में लोग बैठ ही नहीं पाते, उसको छोड़ो, आप जमीन पे बैठने में बड़ा मुश्किल होता है लोगों को। मैंने देखा है इतने ज्यादा कभी कभी लोग फिट भी होते हैं, देखने में सही लग रहे होते हैं, पर अगर जमीन पे थोड़ी देर बैठने को बोल दिया जाए तो वो नहीं बैठ पाते। तो ये योगासन जो है रूटीन में जरूर करो। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो,
राइट, आप कपालभाति कर सकते हो, अलग अलग। वो भी अगर मैं बात करूँ तो किसी को अगर कोई ऐसी इश्यूज हैं तो वो भी देख के हमें करना चाहिए। बीपी में तो कपालभाति के बारे में बोला जाता है कि नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, डिजीज वाइज हमें चेंज करना पड़ता है, बट डीप ब्रीदिंग करना, राइट, ब्रीथ इन करके उसको होल्ड करके एक्सहेल करना, या फिर अनुलोम विलोम करना, ये सबसे सेफेस्ट है। या भ्रामरी, ये भी बहुत अच्छा है, इसको आप रूटीन में कर सकते हो। जनरली जब सुबह उठते हैं तो कई सारे लोग बोलते हैं कि ये पानी पी लो आप, ये फायदेमंद है। कई लोग बोलते हैं कि जीरा, सौंफ, अजवाइन ऐसे करके कोई पानी बता देते हैं, रात को भिगो के रख दो मेथी दाने का पानी, ये पी लो। हमारे किचन में बहुत सारी हर्ब्स हैं, हल्दी है, जीरा है, धनिया है, मेथी है, तो सबके अंदर अलग अलग ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपके बॉडी को अलग अलग तरह से इफेक्ट करती है। जैसे कुछ ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स को कम करता है, कुछ हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, कुछ एपेटाइजर की तरह काम करता है, कुछ पाचन में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से जो लोग हैं आजकल, जो डॉक्टर्स नहीं हैं और वो नॉर्मली बोलते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बट उसके पीछे साइंस है। अब कई लोग क्या करते हैं, हल्दी को रेगुलर यूज में लेके आते हैं, 7 दिन लेते है ना, वो रेगुलरली हल्दी वाला पानी पिए जा रहे हैं। तो उसके बाद होता क्या है, फिर डॉक्टर के पास आते हैं, हम तो हल्दी वाला पानी पी रहे थे और अब तो मुझे बहुत हीट होती है, मुझे प्रॉब्लम हो गई है। फिर हम उनका LFT कराते हैं तो वो गड़बड़ आता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हर रोज एक तरह का अनाज नहीं खाना, राइट। तो कुछ टाइम के बाद फास्टिंग्स आ जाती है, फास्ट आ जाते हैं। उसका प्रावधान इसीलिए ही था कि अगर आप एक ही तरह का अनाज या फूड आप ले रहे हो तो उससे आपकी बॉडी साथ में ना हो जाए। साथ में मतलब कि अगर आप एक ही तरह का फूड भी रोज लोगे या एक ही तरह का रिजीम ही रोज फॉलो करोगे तो बॉडी उसमें जो है ससेप्टेबल हो जाएगी, फिर आपको वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो आपको चेंज हमेशा करते रहना है। मैम, पानी के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो जनरली 7 दिन अगर किसी ने पानी पीना है तो कौन सा पानी पी सकता है? मतलब अलग अलग अगर किसी ने कॉम्बिनेशन बनाना हो तो कौन सा पी सकता है? जो बंदा फिट हो उसी के लिए बताइए आप। देखो, चाहे कोई भी इंसान फिट है, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख नहीं रही है, कोई बीमारी नहीं है, इवन देन उसकी प्रकृति वेरी करेगी। उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको फ्लूइड ज्यादा लेने भी हैं या नहीं लेने हैं जी। अगर कोई कफज प्रकृति का है, अगर हम उसको ज्यादा फ्लूइड्स दे देंगे तो वो बीमार हो जाएगा जी, समझ रहे हो। अगर किसी का वायु भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भी अगर हम उसको ठंडा पानी देते रहेंगे, नॉर्मल भी देंगे जिसकी तासीर ठंडी है, तो उसको वो नुकसान करेगा। तो ऐसा मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, ना ही मैं किसी को बोलूंगी कि आप इस तरह का रिजीम हर कोई फॉलो करे। अपनी प्रकृति एनालिसिस करवाओ, आपकी प्रकृति क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना चाहिए। ये जूसेस खराब नहीं है, ये सुबह उठ के खाली पेट जो हम जीरे का पानी ये सब बोलते हैं, गलत नहीं है, बट आपको कौन सा सूट करेगा, आपके लिए कौन सा अच्छा है, वो डिपेंड करता है। तो हमें उसके ऊपर फोकस जरूर करना चाहिए। प्रकृति वाइज बता दीजिए मैम, क्योंकि जनरली लोगों को अपनी प्रकृति के बारे में पता होता है, तो आप प्रकृति वाइज बता दीजिए कि इस प्रकृति में ये पानी सही होता है, इस प्रकृति में ये पानी सही है। देखो, अगर मैं बात करूं, अगर किसी का पित्तज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति कैसे पता चलेगी? अगर किसी को बार बार भूख लगती है, कोई पतला है, उसका जो कलर है, बॉडी का कलर है वो येलोइश टोन में थोड़ा सा ज्यादा है, या बहुत ही ज्यादा उसे गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो ऐसे केसेस के अंदर उनको थोड़ा सा घड़े का पानी जो है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब वो थोड़ा ठंडा पानी, मतलब ठंडा ये नहीं कह रही कि फ्रिज का पानी पियो, आप घड़े का पानी जो है इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी की कफज प्रकृति है, यानी कि जो स्थूल है, बहुत ज्यादा उनका वजन ज्यादा है, नींद बहुत ज्यादा जिनको आती है, राइट, जो लेजी हैं, उन लोगों को गर्म पानी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर उनको जीरे वाला पानी अगर हम देते हैं उबाल के, तो वो खाना खाने के बाद अगर वो 1-1 कप जो है दिन में 2-3 बार लें तो वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसी तरीके से अगर मैं वात व्याधियों की अगर मैं बात करूं, अगर कोई वातज प्रकृति है, वो कैसे पता चलता है कि वो आपको देखते ही पता चलेगा। वो बात करने में, अभी बात करते करते अभी एक बात करेगा, थोड़ी देर में कुछ और बात करेगा। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोगों को, और एक तरह काम करने में उनका जो है मन नहीं लगता, स्किन बड़ी ड्राई होती है, कोई बहुत लीन थिन भी होते हैं। तो ऐसे उनको देख के ही पता चल जाता है कि ये वातज प्रकृति वाले हैं। तो ऐसे केसेस में उष्ण जल उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, बस्तियां करवानी उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती हैं। और ऐसे केसेस में अगर जो है उनको थोड़े थोड़े टाइम में पोर्शन वाइज अगर हम उनको मील देते रहे तो वो बहुत हेल्प करता है। तो
अगर इस तरीके का हमें कोई पेशेंट अगर या कोई भी हमें मिलता है तो आपको अपने अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करना पड़ता है। और जब पेशेंट आता भी है हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि अकेला सिर्फ उसका सिर्फ वात ही बढ़ा हुआ मिलेगा, उसके साथ दूसरा दोष भी एसोसिएटेड होता है। जैसे कोई वात पित्तज प्रकृति में होता है, पित्त कफज होता है या वात कफज प्रकृति होती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से चीजें जो है वो बदल जाती हैं। और कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो डिजीजेस उनको मल्टीपल होती हैं, बट प्रकृति उनकी ऐसी होती है कि क्योरेबल होती हैं, तो वो ठीक भी जल्दी हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उनको प्रॉब्लम एक दो ही होती है, बट वो कहते हैं मैम हम तो हर जगह जा चुके हैं पर हमें रिलीफ नहीं मिला। तो ऐसे केसेस में हम प्रकृति एनालिसिस करके उनको पंचकर्म करवाते हैं। पंचकर्म में उनको डिटॉक्स कराने के बाद जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छे रिजल्ट आते हैं। कई लोग ये बोलते हैं सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीना चाहिए, कई मतलब अल्टीमेट पानी पिलाने की बात करते हैं कि 4 गिलास पी लो, 1 लीटर पी लो, ऐसे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पानी उतना ही पीना चाहिए जितनी प्यास लगे। पानी पीने का जो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, सर्दियों में अलग होगा, गर्मियों में अलग होगा, बरसात में अलग होगा जी, दिन के हिसाब से भी अलग होगा। मॉर्निंग में, दोपहर के टाइम में और रात के टाइम पे नॉर्मली कहा जाता है जब भी हमारे बॉडी में कफ या वायु बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है तो उस टाइम पे पानी को अवॉइड करना चाहिए। और अगर पानी पीना भी है तो गर्म पीना चाहिए, पहली बात तो ये समझ के चलो। और ठंडा पानी, ठंडा भी मैं फ्रिज की बात नहीं करूंगी, ठंडा पानी बोला जाता है घड़े के पानी को, तो उसको भी अगर लेना है तो वो पित्तज प्रकृति, अगर पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा है, तो उसमें प्रिस्क्राइब करने को बोलते हैं जी। क्योंकि देखो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 98, राइट, 98, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी जो है वो काम कर रही होती है। बट अगर बॉडी अपने आप को स्टेबलाइज करिए, सर्दियों में अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पियोगे तो खांसी तो आपको होगी ही। क्यों? क्योंकि बॉडी को भी टेम्परेचर को मेंटेन करने में टाइम लगेगा और बॉडी कंफ्यूज भी रहती है उस टाइम पे। अगर जो है आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है और उस टाइम के ऊपर आप ठंडा पानी भी पी रहे हो, बाहर का भी आपने खा लिया, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन तो होना ही है, राइट। तो इसीलिए लोग सर्दियों में खांसी, जुकाम, बुखार से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बट ऐसे लोग जो सही अमाउंट में पानी पिए, सही ढंग से पानी पिए, खाने पीने का ध्यान रखें, सुबह दोपहर शाम में प्रॉपर अपनी डाइट लें और ऐसी डाइट लें जो कि आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करे, तो वो लोग बीमार नहीं पड़ते। सुबह के बारे में रूटीन बता रहे थे, आप वो बताइए। देखो मॉर्निंग में बेसिकली जैसे आपने सुबह उठे, आप फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद आपने योगा किया, प्राणायाम किया, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो खाने के बारे में मैं सिर्फ 2 ही बात बोलूंगी, आपके टाइमिंग्स, आपकी मील्स और आपका जो पोर्शन है वो बहुत डिपेंड करता है, राइट। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आपको 8 से 10 घंटे अगर आपको बैठना है तो दिन में सिर्फ 2 ही मील लो जी। और मेरे हिसाब से अगर जो है आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते, जैसे एथलीट है या फिर जिम अगर आपका रूटीन है कि आप सुबह शाम जिम करते हो, तो आप 3 मील्स ले सकते हो, राइट। बट अदरवाइज जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनको 2 मील्स ही लेनी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि 9-10 बजे सुबह ले ले और शाम को 6-6:30 तक अपना मील कंप्लीट कर ले। बीच में अगर कोई क्रेविंग होती है तो उसके अंदर आप रेड जूस ले सकते हो। रेड जूस के अंदर ABC जूस रहता है जिसके अंदर एप्पल, बीटरूट और कैरेट को हम मिक्स करके बीच में थोड़ा सा आंवला या नींबू आप मिला करके थोड़ा आप ले सकते हो। इसी तरीके से हम ग्रीन स्मूदीज हम लोग ले सकते हैं, ग्रीन जूसेस हम लोग ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, सोक्ड सीड्स ले सकते हैं, सोक्ड नट्स ले सकते हैं, राइट। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट जो है हम ले सकते हैं। ऐसे केसेस में बस एक जगह प्रॉब्लम आती है, वो ये जब जिनका पित्त बहुत हाई होता है उनको बार बार भूख लगती है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप अपना फूड ब्रैकेट तो सेम रखो, सुबह 9-10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, बट उसी के बीच में थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको बीच बीच में, क्योंकि क्रेविंग्स उन लोगों को ज्यादा होती है, तो या तो आप बीच में कोई नट्स वगैरह थोड़ा फ्रिक्वेंट आप ले सकते हो, बट मील्स अपने फिक्स रखिए जी, जो मॉर्निंग है इवनिंग है। ABC जूस में है क्या चीज और ये किन किन बीमारियों में असरदार हो सकता है? देखो सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये बहुत अच्छा काम करता है, आपके बॉडी में आयरन फॉलेट्स को जो है इंक्रीज करता है। जो भी लोग एनीमिया जिनको होता है उनमें बहुत हेल्प करेगा। किडनी पेशेंट्स में भी ABC जूस जो है वो दिया जाता है, राइट। क्योंकि उनका HB जो है आफ्टर डायलिसिस, बार बार डायलिसिस कराने पे ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से HB डाउन चला जाता है, तो ऐसे में भी पेशेंट्स को दिया जाता है। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें दिया जाता है, जो भी फीमेल्स हैं जिनको हैवी ब्लीडिंग्स होती हैं उसमें दिया जाता है। जो भी छोटे बच्चे अगर उनमें एनीमिया है, राइट, उसको हम देते हैं। छोटे बच्चे जो मिट्टी ज्यादा
क्रेविंग करते हैं कि हमें मिट्टी खाते हैं बच्चे, उनको एबीसी जूस दिया जाता है। जी। तो जहाँ पर भी आयरन की, फॉलिक एसिड की हमारे बॉडी में कमी है, या एंटीऑक्सीडेंट्स की हमें ज़रूरत है, टॉक्सिन ज़्यादा है, डल फेस है, तो ऐसे केसेस में आपका जो एबीसी जूस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जी। और मैम ग्रीन जूस कब लेना चाहिए और किन बीमारियों में मददगार है ये? देखो, ग्रीन जूस बेसिकली है क्या, जो भी एडिबल जितने भी हमारे लीव्स हैं उनको एक साथ करके उनका ग्राइंड करके उनका जूस बनाया जाता है, जिसके अंदर जो मैं पेशेंट्स को गाइड करती हूँ वो ये करती हूँ कि आप थोड़ा सा आप लौकी लो, उसको पहले टेस्ट करके देखो कड़वी तो नहीं है, और सीजन की होनी चाहिए। उसको लो, थोड़ा सा उसमें आंवला डालो, उसके अंदर धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। पालक जैसे अब आएगी तो आप उसको यूज कर सकते हो। और सर्दियों में ग्रीन जूस बड़ा अच्छा होता है, तो उसके अंदर पत्ते भी हमें सर्दियों में थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे बथुआ हो गया, चलाई हो गया, राइट। इसको आप इसमें ऐड ऑन करके और उसको आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लो, और ग्राइंड करने के बाद उसको छान करके आप 100 ml के अराउंड आप इवनिंग में 4 to 5 PM के अराउंड उसको ले सकते हो। आधा गिलास के करीब मतलब? आधा भी नहीं, आधे से भी थोड़ा सा कम आप मान के चलो, 100 ml के अराउंड आप ले लो, उतना आप ले सकते हो। और इसके क्या क्या फायदे होंगे मैम? देखो, अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह की मिनरल्स की कमी है तो उसको पूरा करता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में जिंक आजकल बड़ा कम होता है, मैग्नीशियम बड़ा कम हो जाता है जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, तो हम सप्लीमेंट्स की तरफ तो फटाफट भाग जाते हैं, पर क्या हम जिंदगी भर सप्लीमेंट्स ले पाएंगे? तो उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए। और आपने देखा होगा जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा भरपूर होते हैं, तो उसको अगर आप रूटीन में आप थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करो, कभी आपने जूस फॉर्म में ले लिया, कभी स्मूदी फॉर्म में ले लिया, राइट, या फिर कभी उसकी स्टीम करके हमने कोई सैलेड फॉर्म में उसको ले लिया, या हमने सॉटे करके उसको वेजीज की तरह हमने फॉर्म में ले लिया, तो ये हमें बहुत अच्छा जो न्यूट्रिशन है हमें देते हैं। एनी हाउ जो हमारी फूड है उसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन कभी कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि डाइजेशन इश्यूज भी हैं, क्वालिटी कैसी मिल रही है वो भी बहुत फैक्टर है, बट एनी हाउ हम कुछ तो उसको हम कवर करें। तो अपने डाइट के अंदर ये रेड जूस, ग्रीन जूस, नट्स, सोक्ड सीड्स, ये सब हमें ऐड ऑन करना चाहिए। बट फिर भी मैं एक ही बात करूंगी कि अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो आपको नट्स बंद करने पड़ेंगे, सीड्स बंद करने पड़ेंगे, आपको मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करने पड़ेंगे। मैम अगर बीमारी है किसी को वो तो स्पेशलाइज लेगा ही लेगा, बट जो कॉमनली हेल्दी पीपल्स हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए हम ये सब यूज कर सकते हैं। जी मैम, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं जो ग्रीन जूस है वो हमारे सिस्ट, ट्यूमर, इनमें फायदेमंद होता है, क्या सच में मददगार होता है ये? देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि हमारे बॉडी में कोई भी आउटग्रोथ है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी साइंस ऐसे बोलती है कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो, यानी कि अगर आप 14 से 16 घंटे की अगर फास्टिंग करते हो, उस टाइम पे कुछ नहीं खाना है, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर एक ऑटोफेजी का मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, जो कि हमारे बॉडी के जितने भी डेड सेल्स हैं उसको खाने लगता है। और किसी भी तरह का बॉडी में ट्यूमर है या कोई भी जो है, अगर कोई गांठें हैं, वो धीरे धीरे करके जो है वो बॉडी में खत्म होने लगती हैं। बट अगर हम ये कहें कि सिर्फ यही करने से जो है कैंसर ठीक हो जाएगा, सपोर्टिव रोल निभा सकता है, सपोर्टिव कर सकता है, बट इफ वी से कि अगर एक पेशेंट है कोई, मैम एक चीज सारी बीमारियां तो ठीक नहीं कर सकती, हाँ, पूरी बीमारी भी ठीक नहीं कर सकती, बट एक सपोर्टिव रोल तो निभा सकती है, सपोर्टिव कर सकती है। बट उसमें भी ध्यान रखना है, अगर किसी का वेट ही 40 kg है, अगर आप उसको इसी फास्टिंग पे रख दोगे तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? तो मैम ऐसे तो जिन्होंने कीमो करवा लिया उनको भी ये चीज, अगर वो फास्टिंग पे रहेंगे वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली, मैं वही आपको बात कह रही हूँ, जिसको कीमो लगी है उसको प्रोटीन लेना ही लेना है, उसको हैवी डाइट लेना ही लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो उसको साइड इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे जी। तो मैं एक बात कहती हूँ कि जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको अच्छे से पहले फॉलो करो, और जैसे ही उससे थोड़ा सा बेटर होते हो फिर आप जो है दूसरे की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, या साइड बाय साइड भी शिफ्ट होना है तो एटलीस्ट उसके जो ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हो, उसके साथ में आप जो भी डाइट फॉलो कर रहे हो तो उसको क्लैश नहीं होना चाहिए। तो दो इंटीग्रेटेड करने का मतलब यही होता है कि बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी जो है ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और उनको एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि कई लोग कीमो के साइड इफेक्ट्स जो है वो बेयर ही नहीं कर पाते। मैम आजकल ये भी एलोपैथिक डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने कीमो करवा ली, अब आप आयुर्वेद में जाइए और वहां से इलाज करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के कांटेक्ट में हूँ। जैसे कुछ पेशेंट्स मेरे पास आए हैं इनफर्टिलिटी के, वो कंसीव करे हैं जी। ट्यूबल ब्लॉकेजेस के पेशेंट्स हैं जिनकी ट्यूब्स ओपन हुई है नेचुरली,
तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो खुद देख के हैरान होते हैं कि ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं था। तो हर एक तरीके की चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मेरे साथ इंटीग्रेटेड वे में काम, हम लोग साथ में भी काम कर रहे हैं। तो अगर जैसे वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स आते हैं तो कई लोग होते हैं कि हमें नहीं करवानी सर्जरी, तो जब हम उनको लीच थेरेपी से, लेपन कर्म से जब हम उनको ट्रीट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं पेशेंट को। और मैम रिकवर कब तक हो जाती है अगर वो आपके पास पंचकर्मा करवाते हैं तो? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहले तो डिजीज का एक्सटेंट कितना है उसके ऊपर जाओ, कि आप ग्रेड 1 में हो। जनरली अगर किसी का हो तो आराम कब से देखने को मिल जाएगा? क्योंकि पेशेंट जनरली डॉक्टर्स के पास अभी जाता है कि उनको पता होता है कि आराम देखने को मिलेगा जल्दी से जल्दी। देखो, सबसे पहले बात है कि वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले तो ये देखो कि डिजीज है क्या, किस स्टेज पे है, और उसमें एसोसिएटेड कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये सीवियर डिजीज की बात कर रही हूँ। वेरिकोज वेन्स की बात अगर मैं वेरिकोज वेन्स की बात करूँ तो वेरिकोज वेन्स में आपको 10 से 15 दिन में थोड़ा बहुत आराम आना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो बेटर होने लगता है। बट इसमें भी अगर आप ये करो कि बिल्कुल ही 100% क्योर हो जाए, वो नहीं होता। हाँ, जो वेरिकोज वेन्स की वजह से उसको प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो सिम्टोमेटिकली उसको दिक्कतें आ रही थी, वो बहुत हद तक पेशेंट्स की बेटर हो जाती हैं और काफी लंबे टाइम तक पेशेंट को किसी भी तरह की सर्जरी और इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, और लाइफ टाइम भी कभी कभी लोगों को कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी दिनचर्या कॉमनली वो कर सकता है। डेफिनेटली 2 टाइम खाने की बात करता है आयुर्वेद, उसके बाद सूर्यास्त के बाद खाने को मना करता है, ऐसा क्यों है? सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं खाना चाहिए? सूर्यास्त होने के बाद हमारे बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होने शुरू हो जाता है, राइट। तो वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्लीप इंड्यूस करता है, जो कि आपके ब्रेन को रेस्टिंग मोड में लेके आता है। बट उस टाइम के ऊपर जब आप खाना खाते हो तो होता क्या है कि खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में डाइजेशन एक्टिवेट हो जाता है जी। तो जब वो एक्टिवेटेड होगा तो कई लोगों में जो है डाइजेशन के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, 11-12 बजे खाएंगे, पर सुबह भी उनको खट्टे डकार आ रहे होते हैं। दैट मीन्स कि उनका डाइजेशन भी स्लो हो गया। तो बॉडी को जिस टाइम पे रेस्ट करना चाहिए था वो नींद में भी बिजी था, अपने आप को रिवाइव करने में भी बिजी था, और आपका फूड को डाइजेस्ट करने में भी बिजी था। तो अगर आप 6-6:30 खाना खा लोगे तो 3-4 घंटे तक सोओगे, एटलीस्ट 10 बजे तक सोओगे, तो तब तक आपका जो फूड है वो काफी हद तक जो है आपके डाइजेशन उसका हो चुका होगा, और बॉडी को इतना ज्यादा जो है काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस जो होता है, जो एक रूटीन में होता है, वो चलता रहता है। बट हैवी फूड्स लेना रात को, और नॉर्मली लोग थक हार के आते हैं और आने के बाद उनको गर्म खाना मिलता है तो वो 4-4, 5-5, 6-6 रोटी भी खा लेते हैं जी। और साथ में दूध भी लेंगे, आइसक्रीम भी लेंगे, कुछ मीठा भी चाहिए, सब चाहिए। तो भाई वो तब खा लो सूरज डूबने से पहले पहले, या फिर अपना कोई रिजीम ऐसा रखो कि अगर आपको उसके बाद खाना भी है तो हल्का भोजन खाना है, जिसके अंदर सूप्स ले सकते हैं, सॉर्टेड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या फिर कोई घिया तोरी की ऐसी कोई सब्जी ले सकते हो जो इजी टू डाइजेस्ट हो। तो नाइट शिफ्ट वालों को भी इसी बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप नाइट शिफ्ट है तो आप डे के अंदर अपना फूड लेकर के आप अपना वर्किंग करो, जो भी आपने नींद पूरी करनी है जैसा भी, और रात के टाइम पे हल्का फूड ले लो जी। तो वो उसी तरीके से हम सॉर्ट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो मेरे पास नाइट शिफ्ट में होते हैं, उनका मैं अलग से डाइट बना के देती हूँ उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली, और धीरे धीरे करके उनकी डिजीजेस, क्योंकि ऐसे लोगों में आपने देखा होगा शुगर बीपी बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। 35 ईयर्स के एज में आते हैं, मैम हमें शुगर हो गया, पता नहीं कैसे। आईसाइट में बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको कि भाई हमें जल्दी चश्मे लग गए, सर दर्द बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बाल उड़ जाते हैं लड़कों के, स्पेशली जो भी नाइट शिफ्ट्स जो है जिनकी ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती और डाइजेशन अच्छे से नहीं होता। धीरे धीरे करके एक बार में नहीं पता चलेगा। अगर कोई ये बात सुन भी रहा होगा तो उसको अभी नहीं पता चलेगा, जब 5-7-10 साल हो जाएंगे ना, उसके बाद जब चीजें आएंगी तब लगेगा यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। देर रात तक जागना खतरनाक हो सकता है और होता ही है इनफैक्ट। आप ये बताओ ना, आज के टाइम पे अगर 30-35 साल में अगर किसी के बाल उड़ रहे हैं, वो क्यों उड़ रहे हैं? बाल क्यों झड़ रहे हैं? लड़कों के बाल क्यों झड़ रहे हैं? वो तो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। कॉमनली लोग ये बोल देते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है मैं, क्योंकि अच्छा, ये टाइम वो कहते हैं कि ये पीक टाइम है हमारा काम करने का, इस टाइम पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ेगा। देखो स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में ज्यादा होगा तो क्या वो स्ट्रेस हार्मोन सिर्फ दिमाग में ही थोड़ा ना बढ़ रहा है, वो तो आपके बॉडी के हर ऑर्गन पे काम कर रहा है ना। स्ट्रेस इंड्यूस, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, यही बहाना लगाएंगे ना वो कि इसी वजह से हमारे बाल उड़ रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से वो उड़ रहे हैं। बस स्ट्रेस जब बढ़ता है बॉडी में तो होता क्या है, हार्मोन से तो चेंज हुए ना,
जैसे हार्मोन्स चेंज होंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होगा, अगर मेटाबॉलिज्म वीक होगा तो होगा क्या, हम अंडर न्यूट्रिशन रहेंगे, हमारी बॉडी को जब पता ही नहीं चलेगा कि हमें कब सोना है, कब उठना है, कब हमारे बॉडी में कभी भी कुछ भी जा रहा है ना, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अगेन इफेक्ट हो गया ना जी। तो अगर आपने उसको एटलीस्ट उस रूटीन से भी अगर आपने मैनेज नहीं किया, देखो ऐसा तो मैं ये नहीं कहूंगी ना कि नाइट शिफ्ट है आप जॉब छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होगा, बट उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप नाइट में हल्का खा लो, दिन में थोड़ा हैवी खा के थोड़ा 2-4 घंटे रेस्ट करके फिर आप सो जाओ, 7-8 घंटे की करना जरूरी है, वो मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी शिफ्ट को चेंज करा लो, वो ही एक मैं तो कह रही हूँ बेस्ट ऑप्शन है। बट एनी हाउ आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रगल है तो हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते, बट एनी हाउ उसके अकॉर्डिंगली अपना डाइट प्लान जरूर बनवा सकते हैं जी। आयुर्वेद के 3 पिलर पे बात करते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या। निद्रा पे हमने बात कर ली, डाइट पे हमने बात कर ली, ब्रह्मचर्या के बारे में बताइए, ये क्या चीज है? देखो आयुर्वेद क्या कहता है कि जब भी हमने कोई भी भोजन किया, हमने खाना खाया, उसके बाद हमारे बॉडी में रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और फिर शुक्र, और शुक्र के बाद फाइनली जाकर के ओज बनता है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, या हम कहते हैं हमारे रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, उसको बोलते हैं जी। अब आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य धारण करने का प्रावधान बताया गया था कि आपको इस स्पेसिफिक टाइम तक ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। एक बच्चा जब जैसे ही पैदा हुआ, पैदा होने के बाद 20-21 साल तक जो है वो अपना एक ऐसा फेज निकाल रहा होता है जिसमें वो 10 चीजें सीख भी रहा होता है। उस टाइम पे उसको एनर्जी भी बहुत चाहिए, उसकी ग्रोथ भी हो रही होती है। तो उस टाइम पे अगर वो ब्रह्मचर्य को धारण करता है तो होता क्या है कि आने वाले टाइम में उसका जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि अगर आपने अपने बॉडी में किसी चीज का एक्सेस कर दिया या उसका लॉस कर दिया, तो बॉडी में जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वो तो नहीं मिलेगी ना। इसीलिए ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए बोला गया। क्यों? क्योंकि शुक्र भी तब बनेगा जब आप हेल्दी डाइट लेकर के, डाइट लेने पे सबसे पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तक हमारे सारे धातु बनेंगे, तब जाके शुक्र बनेगा। बट अगर हमने ब्रह्मचर्य धारण नहीं किया और हमने शुक्र को बॉडी से रिलीज करना शुरू कर दिया तो उससे पहले के धातुओं का भी लॉस होता जाएगा जी। और अगर शुक्र का लॉस होगा तो हमारी इम्यूनिटी भी इफेक्ट होगी। आपने नॉर्मली देखा होगा कि बहुत सारे आजकल लोग हैं जो कि 30s में 40s की एज में आके बोलते हैं कि हमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं मैम, शादी करा लेते हैं उसके बाद ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि आपका एक तो लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, एक्सेस आपने यूज किया, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ब्रह्मचर्य को अगर आप धारण नहीं करते हो तो आपको आने वाले टाइम में इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज भी आने लगते हैं। हालांकि अब हम पुराने जमाने की बात करते हैं तो उस टाइम पर भी अगर मैं बात करूं तो सबका, अगर मैं पूरा गेट देखूं, फेस का ग्लो देखूं, स्किन देखूं, आज भी हम अपने दादा की, नाना नानी की अगर हम स्किन की बात करें, उनकी काम करने की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी थे एज कम्पेयर टू हमारी इस जनरेशन का। और आने वाली जनरेशन तो और भी ज्यादा वीक होती जा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसी वजह से हैं। देखो शास्त्र तो हमारा यही कहता है, और देखो कोई माने या ना माने, अगर हम इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो लोगों में बदलाव आते हैं। इसीलिए लोग अपनी स्टेटमेंट्स भी देते हैं कि हमने ये चीजें फॉलो करी और हमें अच्छा लगा। और जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो उसको इस बारे में पता भी नहीं होगा। तो ब्रह्मचर्य भी एक बहुत बड़ा पिलर है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसीलिए ही हमारे कल्चर के अंदर अलग अलग तरह के जो है लाइफ हमें बताया था कि कब हमारा बाल संस्कार होना है, ठीक है, कब आगे का पूरा प्रोसेस होना है। तो वो सारी चीजें इसी से ही इंटर रिलेटेड थी कि किस टाइम पे क्या क्या चीजें करनी है लाइफ में, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस है, ये हमारा शुरू से ही हमारे शास्त्रों में पूरा बताया हुआ है। तो अगेन जो हमारा आहार है, हमारा जो नींद है, और अगर हम ब्रह्मचर्य को अच्छे से रखते हैं, यानी कि अपने धातुओं को संभाल के रखते हैं, तो डेफिनेटली हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे एज कम्पेयर टू अगर हम इसको खराब करते जाएंगे। तो मैम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं, और आज के टाइम में स्ट्रेस भी क्या सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे? देखो स्ट्रेस तो आजकल सबको ही है, और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे मॉर्फोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, या तो सबसे पहले
केमिस्ट की शॉप पे जाएंगे और सीधा जाके दवाइयाँ ले लेंगे, या फिर अपने किसी फ्रेंड से पूछेंगे, फ्रेंड को भी आधी अधूरी नॉलेज होती है, वो भी यही बोलेगा कि मेरे दोस्त ने या मेरी कोई केमिस्ट शॉप नोन है, उसके पास से दवाई ले आते हैं। तो एक्चुअल में करना क्या चाहिए, जब भी ऐसी इसी तरह की कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो सबसे पहले आप किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपना डायग्नोसिस कराओ कि ये प्रॉब्लम है तो क्यों है जी। और इसके लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड है उसके ऊपर काम करो। और उसके साथ ही डाइट, लाइफस्टाइल, या फिर आप पंचकर्मा भी इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं जिसके लिए हम लोग पंचकर्मा पेशेंट्स को देते हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट इस केस में अगेन मैं यही बात बोलूंगी, डायग्नोसिस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है और आपको अपने रूटीन में और सब चीजों में बदलाव तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर किसी भी तरह का टेस्ट कुछ भी नहीं आता और उस केसेस में पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स और इस पे डाल दिया जाता है बट उनको रिलीफ नहीं आता। अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने ब्रह्मचर्य पे बात करी, तो जब वो पेशेंट कहीं भूले भटके किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास पहुंच जाता है और फिर जब उसकी प्रकृति एनालिसिस करके जब पूरा चेक करते हैं तो पता चलता है कि शुक्र धातु का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो ऐसे केसेस में फिर हम उसके धातुओं का वर्धन करते हैं। तो पंचकर्मा की बहुत सारी ऐसी थेरेपीज है जिसके अंदर बस्ती कर्म बहुत अच्छा है। उत्तर बस्ती जो है ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है जो है शुक्र को वर्धन करने के लिए या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को जो है ट्रीट करने के लिए। स्ट्रेस से और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? हमारे बॉडी कैसे चलती है, राइट? हमारे बॉडी चलेगी हमारे ब्रेन से, जो सबको पता है कि ब्रेन ने सिग्नल्स देने हैं और सारे काम हो जाने हैं। दूसरा होता है हमारा हार्ट, राइट, जो हमारा बॉडी में ब्लड को सर्कुलेशन में हेल्प करता है और ब्लड पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन देता है और वहां का वेस्ट भी निकाल के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए जी। इसी तरीके से एक और सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसके अंदर हमारे हार्मोन्स काम करते हैं। और हमारे बॉडी में जब भी स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में बढ़ता है तो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हमारा पुअर हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग स्ट्रेस में खाना छोड़ देते हैं या कई लोग स्ट्रेस में ओवर ईटिंग करने लगते हैं। तो वो कहते हैं भाई स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओबेसिटी इनको हो गई या फिर स्ट्रेस की वजह से और कोई हेल्थ इश्यूज आ गए। तो ये स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा, हमारे बॉडी को जो है बिल्कुल डिप्रेस कर देता है, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ही डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जब भी आप कोई भी फूड इनटेक करते हो या कुछ भी खाते पीते हो तो उसका जो मैकेनिज्म है, फंक्शंस जो है मेटाबॉलिज्म का, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। और जब वो स्लो डाउन होता है तो होगा क्या, हमारे बॉडी के अंदर ऐसा हो सकता है कि अच्छे क्वालिटी का हमें न्यूट्रिशन ना मिले, आधा पक्का जो फूड है वो डाइजेस्ट हो, मतलब जिसको हम इनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं, या फिर कई लोगों में बहुत जिनकी पित्तज प्रकृति होती है वो फटाफट डाइजेस्ट होता है। जो भी एंजाइटी वाले पेशेंट होते हैं और जिनका पित्त बहुत ज्यादा बड़ा होता है उनको भूखी लगती रहती है, वो अभी खाना खाएंगे पूरा प्लेट भर के, 2 घंटे में बोलेंगे अभी तो ऐसी भूख लग रही है कि जैसे कुछ खाया ना हो। तो अगेन जो जिनकी जैसी प्रकृति है वो तो है ही, बट अगर उसके साथ स्ट्रेस इन्वॉल्व हो जाता है तो शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो कि ठीक रह सके। बहुत लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, कईयों को हेडेक्स होते हैं, कई लोगों को इनफर्टिलिटी होती है, कई लोगों को पीसीओडी हो सकता है, या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा होते हैं, डायबिटीज स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, हाइपरटेंशन आपका स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। और फिर हम क्या करते हैं, गोलियों पे डिपेंडेंट होते हैं और फिर वो स्ट्रेस को कम करने पे फोकस करते नहीं है और होता क्या है, फाइनली जाकर के हमारी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी हो जाती है और फिर हमें मल्टीपल तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती है और उस टाइम पे भी फिर ब्रेन रिलैक्सेंट्स और सप्लीमेंट्स फिर डॉक्टर्स देते हैं, तो जाके फिर कुछ लोगों को नींद आनी शुरू होती है तो वो थोड़ा बेटर होते हैं, बट वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए आपको मतलब दवाइयाँ खा के ही जिंदा रहना पड़ता है। कि अश्वगंधा ले लीजिए स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा, क्या सेल्फ मेडिकेशन में अश्वगंधा लेना सही रहेगा? देखो, अश्वगंधा जो है कॉमनली यूज किया गया है और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी अश्वगंधा खा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैम हमें बहुत टाइम से नींद नहीं आती थी और जब से हमने ये लेना शुरू किया है हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अश्वगंधा जो है बहुत अच्छी है और जिन लोगों को भी स्ट्रेस रहता है, जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसकी वजह से जो है उनको दिमाग बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है और उनको रेस्ट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो अश्वगंधा यूज कर सकते हैं। बट मैं अगेन यही बात करूंगी कि रोज रोज एक ही
हर्ब को लेना अच्छा नहीं है, उसमें भी गैप देना चाहिए और अपने स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है उस पे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जी। और अगेन उसके लिए आपको चाहिए एक डॉक्टर, उसके साथ आप बात डिस्कस करो, किस वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है उस पे काम करो, उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाओ, फिर जाकर के आपका स्ट्रेस कम होता है। आप ये सोचो गोलियां खा करके, चाहे वो आयुर्वेदिक है या वो है, आपको डिपेंडेंसी तो किसी पे भी नहीं रखनी चाहिए। आपको नेचुरली अपने बॉडी को ट्रीट करने के लिए उसके सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए कि बिना किसी दवाई के घर पे कैसे ठीक रहा जा सके। मैम, अब हम बीमारियों के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। पहले इनफर्टिलिटी की बात कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या जो बढ़ रही है? कॉमनली अगर मैं बात करूं तो 30 to 40% पेशेंट्स के अंदर जो मेरे पास कपल्स आते हैं उसमें मेल फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जी। रीजन बीइंग क्योंकि मेल्स में आजकल जो है लेट मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रही है। उसकी वजह से होता क्या है, स्पर्म की क्वालिटी, उसकी जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज्यादा पुअर होने लगी है और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। जब तक कोई ध्यान देता है तब तक 2 4 5 साल निकल ही जाते हैं। इनफैक्ट कई मेल्स तो टेस्ट भी नहीं करवाते और जब काफी टाइम निकलता है, बहुत फोर्स करने के बाद टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि मेल फैक्टर है। मैम, क्या इनफर्टिलिटी की समस्या आयुर्वेद से बड़े आसानी से ठीक की जा सकती है? देखो, अभी मैं इनफर्टिलिटी की तो हम बात कर ही रहे हैं, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपको कंसीव करना है तो आप चाहे इनफर्टिलिटी नहीं भी है तो सबसे पहले अपनी बॉडी की शुद्धिकरण तो आपको करानी ही चाहिए, अपने बॉडी को डिटॉक्स कराना ही चाहिए, क्योंकि एक नया जीवन आप देने जा रहे हो। तो अगर आप दोनों की शुक्र की जो क्वालिटी है अच्छी होगी, अगर एग अच्छा होगा, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली हेल्दी बच्चा आप डिलीवर कर पाओगे। बट जिन लोगों को भी इनफर्टिलिटी है, देखो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर हमें आईवीएफ ही करवाना जो है जरूरी होता है जी। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर नेचुरली भी हम जो है कंसीव करने पे फोकस कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल आ जाए 49 इयर्स में और उस स्टेज में हम बोले कि हम नेचुरली ही ट्राई करते रहेंगे तो फिर उसका आईवीएफ का जो टाइम है वो भी खत्म हो जाता है जी। ठीक है, तो हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। नॉर्मली इनफर्टिलिटी अगर किसी भी कपल को 35 इयर्स से कम, अगर कोई एक कपल है 1 साल तक अगर वो प्लान कर रहे हैं और उस टाइम पे बिना किसी प्रिकॉशन के अगर कंसीव नहीं कर रहे होते तो हम उसे इनफर्टिलिटी का केस मानते हैं। बट यही जो पैरामीटर है वो 35 इयर्स के बाद अगर 6 महीने तक अगर कंसीव नहीं कर रहे हैं तो वो इनफर्टिलिटी का केस बन जाता है। तो उस केस में हमें चेक करना पड़ता है कि फीमेल का यूट्रस का क्या कंडीशन है, ओवरीज कैसी हैं, एग्स बन भी रहे हैं कि नहीं, वो टाइम पे ओव्यूलेट कर भी रहे हैं कि नहीं, राइट, क्या प्रोजेस्टेरोन लेवल्स आपके क्या है, कि इम्प्लांटेशन हमारे अच्छा हो रहा है कि नहीं। और कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें रेकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, तो ऐसे वाले केसेस के अंदर ये भी देखना पड़ता है कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन जो है पेशेंट के अलग अलग कराने पड़ते हैं और फिर जाकर के जब आप ट्रीटमेंट की तरफ आते हो तो मैं यही कहूंगी कि आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, डाइट, लाइफस्टाइल, इन सब चीजों से जो है पेशेंट को बेटर किया जाता है जी। और फर्दर अगर आपको किसी आईवीएफ की जरूरत भी है तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया, बट पहले उनको डिटॉक्स करवाया 2-3 महीने, बेटर किया उनके सारे पैरामीटर्स को और फिर जाकर के जब उन्होंने आईवीएफ साइकिल की तरफ गए तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनके ऑलरेडी आईवीएफ हुए हुए थे, उनको जब हमने ट्रीटमेंट दिया और वो नेचुरली कंसीव कर गए, तो हमारे पास हर तरह का जो है केस आता है। बट मैं एक ही बात करूंगी कि इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा कॉमन है। तो सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि शादी के बाद ही ध्यान रखो, शादी से पहले भी ध्यान रखो। हर एक फीमेल को अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। जैसे ही वो 25 क्रॉस करती है, साल में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाए, अपने ब्लड पैरामीटर्स जरूर कराए, जिसमें विटामिन डी, B12 कम नहीं होना चाहिए, अनीमिक फीमेल नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लिवर अच्छा होगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपके एंजाइम्स अच्छे से होंगे तो आपके बॉडी में किसी तरह की कमी नहीं होगी। तो ये सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। ओबेसिटी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो मेल्स में भी अब कोई अनमैरिड तो स्पर्म काउंट नहीं कराएगा, बट एनी हाउ अपने बाकी पैरामीटर जैसे कि आपका सीबीसी काउंट हो गया, विटामिन डी, B12 हो गया और डेफिशिएंसीज के बारे में आप ध्यान दे सकते हो। तो उन चीजों को ध्यान रखना चाहिए और अपना डाइट, लाइफस्टाइल को मैनेज करना चाहिए, ताकि फर्दर जब वो अपने मैरिज लाइफ में जाएं तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए।
मैम इनफर्टिलिटी को लेकर आपकी मेल्स और फीमेल्स के लिए क्या क्या टिप रहेंगी? देखो, सबसे पहले तो अगर मैं कपल की बात करूँ तो सबसे पहले तो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करो, टाइम से उठो, टाइम से आप अपना सोना शुरू करो। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो एक कपल का मी टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर होना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है, जो बहुत सारे कपल्स मेरे पास आते हैं कि मैम शादी हो गई और 1 साल भर तो हमारे स्ट्रेस ही बहुत रहा। कई लोग जो है करियर बनाने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 साल वो मैरिज ही नहीं करते, मैरिज के बाद भी कंसीव नहीं, मतलब प्लान नहीं करते। फिर होता क्या है, बाद में कंसीव नहीं होता। तो ऐसे केस में यही करूंगी कि एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाद में भी प्लान कर रहा है तो एटलीस्ट अपने एग्स को आप प्रिजर्व करवा के रखो जी। क्योंकि कई लोग अर्ली 30s के अंदर मैरिज करते हैं और प्लान करते हैं कि हम चलो 35 के बाद बच्चे प्लान करेंगे जी। उस टाइम पे होता नहीं है, फिर वो खुद भी परेशान होते हैं। तो ऐसे केस में अपने एग्स को प्रिजर्व करवा के रखो, बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, उसको जरूर करा लेना चाहिए। बट कोशिश तो यही रहे कि आप 30s की एज से पहले पहले अपना मैरिज और कंसीव जो है कर ले तो वो ज़्यादा बेटर है। मैम जो लोग आपके पास आते हैं इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, कॉमनली क्या मिथ सामने आते हैं उनके? देखो, सबसे पहले तो एक ही चीज़ है कि आधे ज़्यादा लोग तो IVF जब करवाया होता है तो उसका फेलियर का उनके पास रीज़न नहीं होता। और वो कहते हैं कि मैम जब करना था तब तो सबने कर दिया, पर ये क्यों फेलियर हुआ वो नहीं बताया। और एक ही बात बोलते हैं कि अब नेक्स्ट करवा लो, तो वो कहते हैं मैम हम नेक्स्ट कितनी बार करवा ले। तो फिर मैं उनको एक ही सजेस्ट करती हूँ कि देखो, सबसे पहले तो हम लोग केस स्टडी करते हैं, केस स्टडी के बाद क्या उनका प्रॉब्लम रहा हो सकता है, फिर उस पर हम काम करने के बाद फिर हम उनको फर्दर प्लान के लिए भेजते हैं। तो नॉर्मली जो अलग अलग कपल्स में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अगर हम एक प्लान्ड वे के अंदर हम सॉल्यूशन देते हुए अगर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसे गाइड करते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। जी। प्री प्रेगनेंसी के बारे में आयुर्वेदा में क्या क्या बताया गया, क्या क्या परहेज रखना चाहिए महिलाओं को, क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए? देखो, प्री प्रेगनेंसी अगर कोई भी प्लान करना चाहता है तो सबसे पहले तो सूरज उगने के साथ ही उठना चाहिए, योगा प्राणायाम डेफिनेटली करना चाहिए, जिसमें मैं स्पेशली बोलूँगी कि सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फीमेल्स में अच्छी कंसेप्शन के लिए। और बटरफ्लाई पोज, कैट काउ पोज, ये सारे आसन जो है ये ज़रूर करने चाहिए जी। और साथ ही अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। नींद आपकी 7 से 8 घंटे की ज़रूर होनी चाहिए और किसी भी तरह का स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए और अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर है तो उसको रेक्टिफिकेशन पे काम करके फिर हमें प्लान करना चाहिए। जी। मैम प्रेगनेंसी के टाइम में क्या क्या चीज़ परहेज करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके अपने जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो अपने ज़रूर कराने चाहिए और साथ में जैसे जैसे वैक्सीनेशन वगैरह जो जो उनको प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसको करवाना चाहिए। और फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं उसके अंदर फॉलिक एसिड नॉर्मली दिया जाता है, कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह ना हो तो वो डेफिनेटली लेना चाहिए। और आफ्टर 3 मंथ्स अगर मैं बात करूँ तो आयरन कैल्शियम जो बेसिक मेडिकेशंस हैं उसको लेना चाहिए। इस प्रोटोकॉल को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, राइट। इसके साथ साथ आप आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गर्भ संस्कार एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम पेशेंट को पूरे 9 महीने के लिए क्या डाइट उनको फॉलो करना है, कौन सा योगासन करना है, क्या एफर्मेशंस उनको अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए उनको चाहिए, कौन सी बुक्स उनको पढ़नी है, कौन से रागाज उनको सुनने हैं, कौन सा म्यूजिक थेरेपी उनको करनी है जिससे हेल्दी बच्चा हो, अच्छा हो, क्या कौन सा डाइट उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, कौन से मंथ में ग्रोथ वाइज बच्चे के क्या इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीजें गर्भ संस्कार के अंदर आती है। तो आप ANC चेकअप जो अपना रूटीन चल रहा है उसको तो करो ही, बट मुझे ये डेफिनेटली ऐसा लगता है कि जो भी एक फीमेल अगर प्रेग्नेंट है उसे पता चला है तो उसको अपना गर्भ संस्कार जरूर करवाना चाहिए। जी। तो मैम अगर किसी ने गर्भ संस्कार कराना हो, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, जनरलाइज इसमें कुछ बताया गया है? देखो, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसकी बहुत हेल्दी और नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, कई पेशेंट्स के अंदर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, या फिर कई जो कपल्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें अपने बेबी का वो पैरामीटर बताते हैं कि हमें इस तरह का बेबी चाहिए। तो उस तरीके से हम जो है उनका जो है कुछ एफर्मेशंस उनको गाइड करते हैं कि आप ये चीज़ें करो, तो उससे कुछ हद तक जो है उस तरीके का बेबी हम प्लान कर सकते हैं। एक फीमेल
अगर वो अपने पूरे प्रेगनेंसी के जर्नी में अगर वो स्ट्रेस्ड है, उसके आसपास हमेशा लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है, तो उस टाइम पे मदर की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा पुअर होती है और उसका इफेक्ट उसके बच्चे के ऊपर आता है। तो ऐसे केस में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कभी कभी ऑटिस्टिक भी होते हैं, कभी कभी ADHD होता है, या फिर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, क्योंकि वो जो ट्रॉमा मदर के ब्रेन पे होता है तो वो ही बच्चे में आगे ट्रांसफर होता है। तो ऐसे केस के अंदर गर्भ संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एटलीस्ट उसको कोई सॉल्यूशन दिया जा सके कि आपको ये करना है या नहीं करना है। क्या चीज फॉलो करे पार्टनर जो कि प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्ट प्रेगनेंसी? देखो, सबसे पहले पार्टनर को भी हेल्दी डाइट फॉलो करना है, लाइफस्टाइल फॉलो करना है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग बिल्कुल छोड़ देना है, राइट। कोशिश ये करनी है थोड़ा सा जो है अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करे, मेडिटेशन करे, योगा एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली फॉलो करे। तो जब ये सारी चीजें जब फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा शुक्र बनेगा तो अच्छा बीज जो है वो बनेगा। मैम, प्रेगनेंसी के वक्त जब डिलीवरी का टाइम 9 महीने आता है तो जितना महिला के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है उतना ही क्या मेल के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है? उस टाइम पे उसका क्या रोल होना चाहिए? दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना तो सबसे पहले हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब भी हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा ना, फीमेल के जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उस टाइम पे एक मेल पार्टनर को बहुत ज्यादा उसको हेल्प करना पड़ता है। उसको फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। बच्चा जो है जब पेट में ग्रो करता है तो उसके सारे आसपास के ऑर्गन जो हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं। क्यों? जैसे जैसे ग्रो करेगा उसके ऊपर प्रेशर आएगा। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि जो है बेबी की ग्रोथ ऐसी हो गई कि किडनीज के ऊपर प्रेशर बन गया, यूटीआई रिकरेंट यूटीआई फीमेल्स को होने लग जाते हैं। तो ऐसे केस में सिर्फ ये नहीं सोचना होता, कुछ मेल्स कहते हैं कि ये तो बीमारी पड़ी रहती है, पहले भी बीमार थी अब बच्चा हो गया तो अभी भी बीमार हो गई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए और साइड बाय साइड उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उसको मेंटली भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी तरह का अगर कोई उसको मेंटली कोई स्ट्रेस आ रहा है तो उसको कम करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी मदर को होगा वो बच्चे को होगा। तो इसीलिए अगर आपको अपना जो वंश है वो अच्छा बढ़ाना है या फिर हेल्दी अगर आपको कंसेप्शन चाहिए तो डेफिनेटली मदर की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और इनफैक्ट सिर्फ मदर ही नहीं, फादर को भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों को फोकस करना चाहिए। सिर्फ एक से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम फादर को थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। नहीं, उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसी ने ही लाइफ टाइम उसको जो है आगे सपोर्ट करना है। तो फादर का पहले मेंटली स्ट्रांग होना, चीजें होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, अब हम बीमारियों पे डिस्कशन कर लेते हैं, सिंगल बीमारी पे डिस्कशन करते हैं। मैं डायबिटीज के ऊपर जानना चाहूंगा। जैसे कि आजकल के टाइम में तो इंडिया को डायबिटीज कैपिटल बोल दिया गया है, तो इतना रैपिड ग्रोथ डायबिटीज में होने का क्या कारण है, और क्या लाइफस्टाइल ही गलत होने की वजह से हमारा डायबिटीज हो रहा है? देखो, डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है आपके बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब होना। ठीक है। अब नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि हम जब छोटे होते हैं तो मदर के थ्रू हमारा सारा खाना पीना चलता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं अपनी मर्जी करते हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी कंफ्यूज होती है, उसको नहीं पता होता कि कब मुझे काम करना है। तो डायबिटीज बेसिकली क्या होता है, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पैदा होती है। यानी कि हमारे बॉडी में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। और उसके फर्दर और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें हम डाइट, लाइफस्टाइल, बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर और प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे उसके कारण होते हैं। बट उसको आप ठीक अगर आप कर लेते हो तो आप काफी हद तक अपनी डिजीज को रिवर्स कर सकते हो। बट एनी हाउ अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो, उसको ठीक नहीं कर सकते कि आप ये बोलो कि बिल्कुल ही वो क्योर हो जाए, क्योंकि वो डिजीज ही ऐसी है जो कि जन्मजात है, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। बट एनी हाउ जो चीजें आप फॉलो कर रहे हो डाइट, लाइफस्टाइल से, तो हो सकता है उसमें आपको कभी इंसुलिन की जरूरत भी ना पड़े, ऐसा भी पॉसिबल है। बट आप ये कह दो कि हाँ टाइप 1 रिवर्स हो जाएगी, 100% हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, मेंटेन हो सकता है, बट वो भी डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कुछ भी ऐसी कोई गलती ना करे। अगर वो इतना डिसिप्लिन्ड है सब है तो सब हो सकता है। जी
मैम हरे पत्तों की बात करी जाती है डायबिटीज में, अगर आप हरे पत्ते खाओगे तो आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। क्या हरे पत्ते सच में फायदेमंद होते हैं, एक सपोर्टिव रोल निभाते हैं डायबिटीज में? देखो, हरे पत्तों का ऐसा कोई रोल नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हरे पत्ते खाओगे तो डायबिटीज जो है आपकी कम हो जाएगी। डायबिटीज एक्चुअल में अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो ये हमारे पाचन के इशू की वजह से है। यानी कि अगर आपका पाचन अच्छा नहीं है और आपके बॉडी में धातु शीघ्रता हो गई है तो हम कहते हैं कि इसको डायबिटीज है, राइट। तो ऐसे केस के अंदर अगर आपने मेटाबॉलिज्म को एनहेंस कर दिया और जो जो हमारे बॉडी में धातुओं की कमी है उसको पूरा कर दिया तो आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो। और इमरजेंसी में भी अगर किसी का बहुत ज्यादा हाई लेवल अगर शुगर होता है तो हम उसमें रस विरोधी चिकित्सा कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट बढ़ रहा है तो हम कड़वी चीजें दे सकते हैं, तो उससे क्या होता है वो बैलेंस हो जाता है। और पाचन बढ़ाएंगे तो शुगर डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। और हमने डाइट लाइफस्टाइल शुरू कर दिया तो जो क्वांटिटी आप पहले खा रहे थे उससे वो कम हो जाती है, तो ओवरऑल रिजल्ट हमें बड़ा पॉजिटिव मिलता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा नहीं है कि कोई हरे पत्ते खा लोगे तो ठीक हो जाएगा। जनरली लोग यही बोलते हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादातर यही चीज चलती है कि हरे पत्ते खाओगे तो डायबिटीज में आपको फर्क देखने को मिलेगा। देखो, हरे पत्ते तो हर जगह है ना, तो हर कोई डायबिटीज से ठीक हो जाता है आज तो। इसीलिए डॉक्टर्स की जरूरत होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि एक चीज सब पे फॉलो नहीं होती। अपनी प्रॉब्लम लो, डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको बताएगा और वो बताएगा कि हाँ अभी इमरजेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चलो जो खा रहे हो उसको धीरे धीरे टेपर डाउन करेंगे। और टेपर डाउन में भी ये नहीं कि जीरो हो जाएगी, हो सकता है कुछ क्वांटिटी लेनी पड़े, एसओएस में लेनी पड़े, बट हाँ करेंगे। बट ओवरऑल जो मेन मोटिव है दैट इज हेल्थ, कि हमें हेल्थ को मेंटेन करना है, उसको अच्छा रखना है और लॉन्ग लाइफ जीने की तरफ और हेल्दी जीने की तरफ हमें प्रमोट करना है। मैम डाइजेशन की बड़ा रोल है डायबिटीज में, तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डाइजेशन को भी ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाइट लाइफस्टाइल को फॉलो करो, टाइम से खाना खाओ, फूड ब्रैकेट को मेंटेन करो, अच्छी स्लीप लो, हार्मोन्स को बैलेंस रखो, स्ट्रेस मत होने दो। ये सारी चीजें आपके डाइजेशन को हेल्प करती है। अगर आप ये सोचो कि मैं कोई जीरे वाला पानी बता दूं, तो हाँ जीरे वाला पानी डाइजेशन को अच्छा करता है, बेटर करता है, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ यही फैक्टर से ठीक हो जाएगा। मैम कई सारी हर्ब्स इसमें सपोर्टिव रोल निभा देते हैं, जैसे त्रिफला का जिक्र आता है, हरड़ का जिक्र आता है, तो ये कैसे सपोर्टिव रोल निभाती हैं? अगर मैं त्रिफला की बात करूं तो त्रिफला हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही अच्छे पाचन का काम भी करता है और हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में, यानी कि हमारे बॉडी से मल को बाहर निष्कासित करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ये बहुत सेफ होता है हर पेशेंट में। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, खुद जाते हैं कि भाई कोई बढ़िया सा पेट साफ करने वाला कोई प्रोडक्ट दे दो, वो खाते हैं, पेट साफ कुछ दिन तो हो जाता है, फिर बाद में बंद हो जाता है जी। तो ये चीजें खराब है। बट हाँ, त्रिफला के लिए बोला गया है कि अगर आप उसको सही अमाउंट में पेशेंट टू पेशेंट अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट अगेन मैं एक ही बात करूंगी कि हर एक चीज को रोजाना नहीं खाना चाहिए। जब पैदा होने के बाद हमने कोई गोली या कोई चीज खाई थी पेट साफ करने के लिए? नहीं खाई थी ना। हम 20-25 साल 30 साल तक तो नॉर्मल फ्रेश हो रहे थे ना जी। बाद में हमें जरूरत पड़ी, अगर वो जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी? अगर हमने उसी पे काम नहीं किया तो आने वाले टाइम पे आपको चाहे एलोपैथी की कोई दवाई ले लो या इस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो मोटिव यही है कि आज एजुकेट खुद हो, अपने बच्चों को एजुकेट करो और आने वाली जनरेशन को एजुकेट करो कि एटलीस्ट ये छोटी छोटी प्रॉब्लम तो घर में आनी ही नहीं चाहिए। तो मैम डायबिटीज को अगर किसी ने रिवर्स करना हो तो उन्हें किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा और किन किन चीजों को आज ही इम्प्लीमेंट करना होगा? देखो, डायबिटीज के लिए सबसे पहले तो जितने भी फूड हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई है उसको कम कर देना चाहिए। दूसरी चीज, मीठी चीजें जैसे शुगर, रिफाइंड चीजें जितनी भी हैं उसको बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा अपना पाचन, मतलब जो आपका डाइट है उसको आप दो मील्स के अंदर, जो आपकी जो मेजर मील्स हैं वो उसको 2 कर दो और बीच के टाइम में बहुत ही लाइट कुछ भी आप लेना शुरू कर दो। और साथ में अगर मैं डायबिटीज की और बात करूं तो रात को बिल्कुल हल्का भोजन शुरू कर दीजिए, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और साइड बाय साइड अगर आप अपना शुगर मॉनिटर करते रहते हो तो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। और मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स में देखा है, मैं अपने पेशेंट्स की ना व्हीट और राइस राइस तो मैं बिल्कुल बंद करा देती हूँ और मैं व्हीट बिल्कुल नॉमिनल रखती हूँ कि अगर आपने एक दिन आपको जौ की रोटी खानी है, एक दिन बाजरा, एक दिन रागी,
और जौ के अंदर थोड़ा सा आप गेहूं मिला लो। अगर आप 80% अगर आप जौ ले रहे हो तो 20% आप गेहूं मिला लो, सिर्फ उसको बाइंडिंग के लिए कि टेस्ट भी आ जाए, आपका मन भी ना मरे और आप रोटी भी खा पाओ जी। जब पेशेंट्स ने इसको फॉलो करना शुरू किया, मतलब मुझे बहुत साल हो गए हैं अपने पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब करते हुए, ऑटोमेटिकली जो है उनका शुगर जो है स्पाइक है वो जो है कम होने लगा और बहुत बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला है। तो ये डाइट के साथ जो है पेशेंट्स अच्छे रहते हैं। अब कई लोग मिलेट्स के बारे में बात करते हैं कि मिलेट्स डेफिनेटली मिलेट्स के साथ जो है कम होता है, बट कभी कभी पेशेंट्स को मिलेट सूट भी नहीं करते। बहुत ज्यादा लेने के बाद लोगों के वजन ऐसे घट जाते हैं 25-25 किलो, फिर वो वीकनेस की बीमारी ले आते हैं, धातुहीनता की प्रॉब्लम ले आते हैं। तो मैं अगेन एक ही बात कर रही हूँ, हर एक चीज को बैलेंस तरीके से ही लो। ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज का ओवर यूज करोगे। शुगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना वेट ही 15 किलो 20 किलो कम कर दो एकदम से, तो वो भी आपको नुकसान करेगा। धीरे 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 कम करो और अपने आइडियल वेट के ऊपर आओ और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को मेंटेन रख के चलो। और साथ में अगर आपको कोई आयुर्वेदिक मेडिकेशन भी लॉन्ग टर्म लेनी पड़े तो उससे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश ये करो कि कम से कम आपको केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े, और एनी हाउ अगर लेनी भी पड़े तो उसकी भी डोसेजेस कम हो। जी मैम, अगर आप होम रेमेडीज की तरफ जाएं तो डायबिटीज की होम रेमेडी क्या होगी? देखो, एक बहुत ज़्यादा कॉमन जो है थेरेपी, अगर मैं बात करूँ तो नीम करेला थेरेपी बहुत ज़्यादा कॉमन है और सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा वायरल भी है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ, आपको थोड़ा सा करेला और नीम लेना है एंड उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड करके एक परात में आप रख लो, और आप घर पे बड़े आसानी से उसको कर सकते हो। उसमें पैरों को हाथों को अच्छे से रब करो। 10-15 मिनट 20 मिनट करने के बाद आपके जो जीभ पे थोड़ा कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, हमारे जो पैर है, पैर के निचले हिस्से में जैसे ही जब आप उसके साथ जो है अपने पैरों को रगड़ते हो तो होता क्या है, स्किन के थ्रू जो है वो कड़वापन एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। तो आपके ब्लड में जैसे ही नीम करेले का जब रस थोड़ा थोड़ा करके जाएगा तो आपका जो शुगर कंटेंट है वो धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं रस विरोधी चिकित्सा करना, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो डायबिटीज में दीपन पाचन का ध्यान रखते हुए डाइजेशन अच्छी कर लो, बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छा कर लो और इसको साथ में फॉलो करना शुरू कर लो। बहुत सारे लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे ही उन्होंने करके पहले अपना शुगर टेस्ट किया, बाद में किया, तो बहुत लोगों की तुरंत ही जो है वो डाउन आ गई। यानी कि 3 तरीके से उसको ट्रीट करो। सबसे पहले डाइजेशन इंप्रूव कर दो, धातु पोषण कर दो, और तीसरा आपका रस विरोधी चिकित्सा कर दो। तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। तो आप घर पे इसको करो, बट कभी कभी ऐसा भी देखना पड़ता है, कई लोगों की सिर्फ डॉक्टर से सजेस्ट करके आप घर पर कर सकते हैं। हाँ, घर पे कर सकते हो। ब्लड प्रेशर की समस्या क्यों ज्यादा बढ़ रही है और ये इसके होने के क्या कारण है? देखो, ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा आजकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो रही है। इंडाइजेशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, और सबसे मेजर कॉज जो कॉमनली लोगों में देखने को मिलता है वो आता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मतलब अगर आपके आर्टरीज के अंदर अगर जो है कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स ये सब जमा होने लगते हैं, फैट जमा होने लगता है, तो क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। या फिर हार्मोनल इश्यूज की वजह से, जब भी हमारे बॉडी के अंदर किडनी कोई डिसफंक्शन हो रहा हो तो भी प्रॉब्लम्स आती है। या फिर कई लोगों की नींद पूरी नहीं होती, ऐसे लोगों को भी हाइपरटेंशन होता है। कई लोगों में एंजाइटी इश्यूज होते हैं, वो भी आपके स्ट्रेस इंड्यूस्ड ही होता है, आपके हार्मोन्स इश्यू की वजह से ही होता है। तो सबसे पहले तो जब भी किसी को ब्लड प्रेशर हुआ तो पहले तो उसका एज देखो कि किस एज में हुआ, और एज के साथ देखो कि उसको प्री कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, कोई इंडाइजेशन या इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं था, या फैमिली हिस्ट्री देखो कि फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन तो नहीं चलते आ रहा, या उसका डाइट लाइफस्टाइल पूछो कि भाई वो क्या खा रहा है, वो बाहर का तो नहीं ज्यादा खा रहा है, या उसका नींद पूरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन चीजों को करेक्ट करो, स्टार्टिंग डोज दो, अगर उसी से बेटर होता है वेल एंड गुड, अगर एडवांस स्टेज में है तो फर्दर उसके हार्मोन्स के बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा करके और फिर फर्दर ट्रीटमेंट्स के ऊपर हमें जाना चाहिए। अगर मैं आयुर्वेदिक एस्पेक्ट की बात करूं तो एलोपैथी में तो जब जाते हो तो आपको दवाई शुरू हो जाती है। जी मैम, जनरली लोगों का हाई बीपी हो जाए तो उनके लिए होम रेमेडीज क्या हो सकती हैं हाई बीपी में? अगर उस टाइम पे कहीं ना कहीं से अगर वेजोडाइलेटेशन बॉडी में हो जाए तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। बाई चांस अगर कोई घर पे पेशेंट है, उसको एकदम से बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया और घर में किसी को नहीं पता चल रहा, क्या हमें हॉस्पिटल तक जाने में टाइम लग रहा है, तो उस केस के अंदर उसको ऐसा करना चाहिए कि तेज़ गर्म पानी के अंदर उसके
घुटने तक पाँव डिप कर दो, तो उससे क्या होगा, आपकी वेज़ोडाइलेटेशन होगी, तो थोड़ा सा वो पेशेंट रिलैक्स कर सकता है। तो ये आपको करना चाहिए। जिन लोगों का बीपी लो हो जाए उसके लिए होम रेमेडी क्या होगी? देखो, जिन भी लोगों का बीपी लो है और उस केस में आप उनको नींबू पानी दे सकते हो, तुरंत नींबू पानी का घोल बना के उसको दे दो। कुछ भी मीठा कुछ भी आप उनको दे सकते हो, या फिर उनकी लेग रेज करा सकते हो, राइट। जैसे अगर पेशेंट बैठा है तो उसकी लेग्स को ऊपर कर दो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ ज्यादा अच्छे से जाए और हार्ट को जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलने की वजह से वो अपना फंक्शनिंग अच्छे से कर पाए। जी, आजकल के टाइम में तो हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हो रहा है, सडन हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? हार्ट की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण तो अगेन मैं यही बोलूंगी, स्ट्रेस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और हमारा डाइट और लाइफस्टाइल। क्योंकि डाइट अगर अच्छा नहीं है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो होता क्या है, धीरे धीरे करके हमारे आर्टरीज के अंदर जो है डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है और प्रॉब्लम्स अगेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज की हो जाती है। बट आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ओबीज हैं, राइट, या फिर बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली वॉल्वुलर इश्यूज भी आते हैं, जो कि स्टार्टिंग स्टेज में तो डॉक्टर भी उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट नहीं देते, वो कहते हैं जब होगा तब होगा। तो पर बाद में जाकर के बड़ी सारी उसमें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो हार्ट हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल अगर आपको कोई भी बीमारी है, फाइनली आपकी डेथ होनी हार्ट अटैक से ही है। क्योंकि जब आपका हार्ट बंद होगा तो ही फाइनल होगा, चाहे आप किसी भी कंडीशन से आपकी कॉज ऑफ डेथ कुछ भी है, फाइनली जाकर के आपका एंड सिर्फ हार्ट से ही है। तो हार्ट हेल्थ की तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, कभी भी स्ट्रेस नहीं रहना, दुखी नहीं रहना, राइट, खाने पीने पे हमेशा ध्यान रखना है। हार्ट के लिए सबसे, अगर मैं बात करूँ तो दिल को सबसे अच्छे लगने वाला जो भोजन है वो सिट्रस फ्रूट्स बड़े अच्छे होते हैं। तो हार्ट के लिए सिट्रस फ्रूट्स को आप कंज्यूम करो, वो बहुत आपको हेल्प करेगा। हार्ट के ऊपर बोझ ज्यादा नहीं, फैट ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी में अगर फैट ज्यादा होगा तो भी नुकसान होगा, बॉडी के अंदर जंक जाएगा तो भी वो हार्ट को नुकसान करेगा। हार्ट के लिए मैम अदरक और लहसुन के बारे में बड़ी चर्चा होती है, अदरक और लहसुन क्या फायदेमंद है हार्ट पेशेंट्स के लिए? देखो, अदरक लहसुन को भी अगर आप बैलेंस्ड तरीके से खाओगे तो ही हेल्पफुल है, अदरवाइज और प्रॉब्लम्स हो सकती है। हार्ट के लिए ऐसा नहीं है कि आप रूटीन में ही खाते रहो। मैम, जो लोग फिट हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो ही ना, वो अपनी डाइट में अदरक और लहसुन को शामिल करें तो उनके हार्ट के लिए अच्छा होगा? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि हार्ट की प्रॉब्लम होती क्या है, राइट। नॉर्मली आजकल सारे किसे डरते हैं, कार्डियक अरेस्ट से डरते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब भी हम बचपन से खाना खा रहे हैं, राइट, हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, उसमें फैट तो होता ही है। हर कोई ऐसा तो है नहीं बचपन से डाइट शुरू कर देता है, बचपन में से कुछ नहीं पता, बचपन में तो बर्गर भी खाएगा, पिज्जा भी खाएगा, राइट, वो पराठे भी खाएगा, पूरी भी खाएगा, सब चीजें खाएगा, नॉनवेज भी खाएगा। तो होता क्या है, हमारे आर्टरीज के अंदर जो है फैट डिपोजिशन बचपन से ही शुरू हो जाती है। अब आपकी एज है चाहे मेरी एज है, मुझे भी ब्लॉकेज है, आपको भी ब्लॉकेज है, ठीक है, बट कितने एक्सटेंट तक है वो तब पता चलता है जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है जी। तो ये ब्लॉकेज शुरू हो जाती है आपके अर्ली एज से, जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बंद करते हो तब से ये क्लॉगिंग शुरू हो जाती है, और पता तब चलता है जब कोई सिम्टम आता है, राइट। अब वही क्लॉगिंग 25 साल में हो गई, 30 साल में हो गई, 40s में हो गई, 50s में हो गई, या कभी जिंदगी में नहीं हुई, वो डिपेंड करता है आपके डाइट लाइफस्टाइल से। अगेन, आपको अपने खाने पीने में ही बदलाव लाना पड़ेगा, आपको फैटी फूड, फ्राइड फूड को बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद करना पड़ेगा, राइट। हमें क्या लगता है कि हम सिर्फ फ्राइड खाने से ही हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, नो, हमारे एनिमल फैट जितना भी है, राइट, जिसमें हमारा दूध भी आता है, दही आता है, लस्सी आती है, इन सब के अंदर फैट होता है, बट इसका ओवर यूज ही नुकसान करता है जी, राइट। तो इसका ओवर यूज नहीं करना, सिंपल फंडा है, जितना खाओ उतना पचा लो। तो यही आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का एक सिंपल रूल है। तो हार्ट हेल्थ के लिए भी अगर आप अपने बॉडी के अंदर जैसे मैंने बोला सिट्रस फ्रूट्स को ऐड ऑन करो, आपने देखा होगा सर्दियों में या जो है नॉर्मली कार्डियक पेशेंट के इश्यूज ज्यादा होते हैं, तो ऐसे केसेस में जो लोग सिट्रस फ्रूट जैसे जो है उसी टाइम पे वो आते हैं, किनू वगैरह आते हैं, तो वो अगर वो लेते रहे तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी तरीके से आंवले का कंजम्पशन करे, नींबू का आप कंजम्पशन अपने सीजन के हिसाब से, जो भी सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, बेरीज को आप इंक्लूड करो अपने डाइट के अंदर, क्योंकि बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करती है, और यही बेरीज आपके
कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो आजकल आपने देखो बड़ा ट्रेंडिंग भी है कि आजकल 9 टाइप्स की बेरीज का जूस आ रहा है और भी बहुत सारी चीजें आ रही है। तो ये सारी चीजें हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो आप उसको चाहे जूस फॉर्म में ले लो या उसको मार्केट से खरीद के डायरेक्ट खा लो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ओवरऑल चीज यही है कि आपने जो खाना है वो पहले तो बैलेंस्ड होना चाहिए, सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, आपका रूटीन के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। और उसको आप जब आप लेते हो तो जब उसका डाइजेशन अच्छा होगा और उससे आपको जो एनर्जी मिलेगी वो आपकी हेल्दी रहेगी, तो आप स्वस्थ रह सकते हो। जनरली कई सारे मिथ सामने आते हैं, कई सारे सवाल सामने आते हैं, जिसमें कि एक सवाल बड़ा फेमस हो रखा है, जैसे ब्लैक कॉफी के बारे में जिक्र किया जाता है कि ब्लैक कॉफी लीवर को डिटॉक्स करती है। क्या सच में डिटॉक्स करती है? देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉफी की बात करूं तो कॉफी हेल्दी होती है, बट उसको मिल्क के साथ ना लेके अगर आप ब्लैक कॉफी लेते हो तो आपके लिए वो हेल्दी रहती है। बट उसमें भी अगर कैफीन की बात करूं, कैफीन हमारे बॉडी में 400 mg से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर उतनी क्वांटिटी में अगर आप 2-3 कप्स पूरे दिन में ले रहे हो तो हमारे को कोई इशू नहीं होता। इनफैक्ट ये आपके लिवर को हेल्प करता है, जो है उसकी हेल्थ को एनहांस करने में, उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, एनर्जी देने में हेल्प करता है। मैम कई लोग ये बोलते हैं कि कच्चा आलू का सेवन से हमारा जो हार्ट ब्लॉक है वो खुलती है, क्या ये सही है? देखो अगर ऐसा होता तो लोग आलू खा के मोटे नहीं होते, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मिथ है, आलू से ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अपना हार्ट ठीक कर लोगे, ना ही मैंने ऐसा कभी सुना है। मैम आपके पास जैसे 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनके आपके सामने मिथ क्या क्या सामने आते हैं? बहुत सारे मिथ्स होते हैं। उनको लगता है कि मैम आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट, मेडिसिन लेंगे तो बोलेंगे आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता। फिर उनको पहले ये समझाना पड़ता है। फिर उनको लगता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में तो आप 10 चीजें बंद करवा दोगे, तो ऐसा नहीं होता, 10 चीजें कोई बंद नहीं होती। फिर उनको ये भी मिथ्स होता है कि आयुर्वेद से हमें रिजल्ट बड़ा स्लो मिलेगा। ऐसा नहीं होता, अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर के पास हो तो आपको जल्दी रिजल्ट्स भी मिलते हैं। बट वो डिजीज टू डिजीज वेरी करते हैं। और अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो किसी भी पैथी में ऐसा तो नहीं है ना कि आपने दवाई खाई और अगले दिन दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि ठीक होना तो इसी बोलते हैं कि आपने दवाई खाई, आप ठीक हो गए, और कल आपने दवाई नहीं खाई। तो आप खुद समझदार हो कि अलग अलग बीमारी में कितने आप दवाइयां लॉन्ग टर्म खा रहे हो और कितनी दवाइयों को आप छोड़ पा रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। तो ये बेसिक कुछ मिथ्स हैं जो कि पेशेंट्स पूछ लेते हैं, बट उनको हम बहुत आराम से हम क्लियर करते हैं कि इन चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और आप बड़े आराम से इसको ठीक कर सकते हो। जी मैम, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? आप हमारे नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हो, लिंक में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उससे हमें कनेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेकर के जो है हमारे डॉक्टर से आपको मिलना है और अपनी नाड़ी परीक्षण करा सकते हो। नाड़ी परीक्षण से आपको पूरा हम लोग डाइट वगैरह सब आपको जैसे आपको गाइड करना है वैसा हम गाइड करते हैं। और अगर कोई पंचकर्मा की रिक्वायरमेंट है तो पंचकर्मा दिया जाता है, मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट है तो मेडिकेशन दी जाती है। और डेफिनेटली डाइट, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें तो हर ट्रीटमेंट के साथ मैंडेटरी होता है। और वो तो मैं डेफिनेटली पहले, मेरा फर्स्ट रूल यही है कि पहले इसको ठीक करो तो ही बीमारी ठीक हो सकती है। डॉक्टर तो आपको गाइड कर सकता है, कुछ टाइम के लिए दवाई दे सकता है, पर अगर आपने अपनी बॉडी को डिजीज से रिवर्स करना है या आपको बेटर करना है तो आपको खुद पहले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।